Hello guys, welcome to our channel part 8 Ribbon 1 Extra Chance. Chapter 71 विश और करण की शादी। निराली और निर्वाण की बातें जैसे ही समाप्त हुई, बारिश भी धीरे धीरे थम चुकी थी। वे दोनों फिर से गुफा की ओर बढ़ गए थे। मौसम में अब ठंडक घुलने लगी थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी हर सर्द एहसास को दूर कर रही थी। दूसरी तरफ करण और विशाखा अलाव के पास बैठे थे, जिसे उन्होंने सूखी घास और टहनियों को जलाकर तैयार किया था। वे एक दूसरे को गले लगाए बैठे थे, जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही बचे हों। अगर कोई दूर से उन दोनों को देखता, तो शायद यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता कि ये दो इंसान हैं या एक। वे इतनी गहराई से एक दूसरे में खोए हुए थे कि जैसे उनके बीच कोई दूरी बची ही नहीं हो। ठंड ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था, लेकिन करण और विशाखा की बाहों की गर्माहट ने उन्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था, जहां सिर्फ प्यार और एक दूसरे के साथ का एहसास था। करण और विशाखा के दिलों में उन अनगिनत यादों की बाढ़ आ गई थी, जिनमें उनका रिश्ता न सिर्फ शुरू हुआ था बल्कि परवान चढ़ा था। करण को अब भी वो पहली मुलाकात याद थी जब उसने विशाखा को पहली बार देखा था। उस मुलाकात में ही एक अनजानी सी कशिश थी, जो आज इतने समय बाद भी उतनी ही ताजगी के साथ महसूस हो रही थी। उस पहली नज़र में ही उसे यह एहसास हो गया था कि विशाखा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसकी जिंदगी की सबसे खास इंसान बन चुकी थी। विशाखा ने अपनी बहन कार्वी की मदद की थी और इसी दौरान करण से मिली थी। करण के लिए निराली को माँ की तरह ट्रीट करना और उसकी मदद करना वो कड़ी थी जिसने उसे विशाखा के दिल के करीब ला दिया। ये प्यार से भी कुछ ज्यादा था, एक अद्भुत और अनकहा जुड़ाव जो पहली ही मुलाकात में महसूस हुआ था। करण की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, और इसलिए उसने कभी उस कोमलता को महसूस नहीं किया था जिसे विशाखा के साथ पाया। उसकी जिंदगी की खाली जगह को विशाखा ने अपने प्यार और देखभाल से भर दिया था। जब उसने अंततः सारी कठिनाइयों के बाद करण के प्यार को स्वीकार किया, तो करण को ऐसा लगा जैसे उसकी वर्षों की भटकन अब समाप्त हो गई हो। उसे अपनी जिंदगी में एक ठहराव, एक मकसद मिल गया था। इन सारी बातों को याद करते हुए करण ने विशाखा के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बड़े प्यार से उसे पुकारा, विश। विशाखा ने अपनी बंद पलकों के साथ मुस्कुराते हुए हल्की आवाज में जवाब दिया, हम, जो बता रहा था कि उसे करण की गोद में कितना सुकून मिल रहा था। करण ने उसकी इस शांत, आत्मीय प्रतिक्रिया पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मुझे हमेशा तुम्हें इसी तरह अपने आगोश में लेकर, तुम्हारे आंचल में छिपकर रहना है। विशाखा ने धीरे से अपनी पलकों को उठाकर करण की ओर देखा। उसकी आंखों में न सिर्फ प्यार था, बल्कि एक वादा भी था। उसने गहरी नजरों से करण को देखते हुए जवाब दिया, हाँ, हमेशा, हमेशा के लिए एक साथ, यूं ही वक्त गुजार लेंगे। तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए हमेशा पलके बिछाए तैयार रहेंगे। इतना कहने के बाद विशाखा ने करण की आंखों में गहराई से देखा, और तभी उसे एहसास हुआ कि उनके चेहरे कितने करीब आ चुके थे। वे एक दूसरे से इतने नज़दीक थे कि दोनों की सांसें भी एक हो चुकी थीं। और फिर, बिना कुछ और सोचे, विशाखा ने अपने होठों को करण के होठों पर रख दिया। ये किस अचानक था, लेकिन इसमें एक अलग ही अपनापन और विश्वास था। करण, जो अब तक भावनाओं की इस गहराई में खोया हुआ था, विशाखा के इस कदम से थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन फिर उसके होठों का रिएक्शन अपने आप शुरू हो गया। उसने भी विशाखा को उतने ही प्यार से किस किया, जितनी गहराई से वो उसकी भावनाओं को महसूस कर रहा था। दोनों अब इस दुनिया से बेपरवाह थे, जैसे उनकी इस छोटी सी गुफा ने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया हो। उनके चारों ओर की ठंड और मदहोश हवा, उनकी भावनाओं की गर्माहट के आगे फीकी पड़ चुकी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, करण और विशाखा एक दूसरे में और भी खोते चले गए। उन दोनों के बीच अब कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी हर हरकत, हर सांस, हर स्पर्श, उनके दिलों की सारी बातें कह रहा था। वे दोनों इस पल में पूरी तरह से डूब चुके थे। जब उनकी किस खत्म हुई, तो दोनों ने कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा। उन आंखों में न सिर्फ प्यार था, बल्कि एक अदृश्य वादा भी था, हमेशा साथ रहने का, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का। कुछ पल के बाद, करण ने धीरे से विशाखा के बालों में अपनी उंगलियां फेरी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, और मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो। तुम हो तो मैं हूं। विशाखा ने भी करण की बात का जवाब एक मुस्कान से दिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरी हूं।
ये रिश्ता, ये बंधन हमें पूरा करता है, ये वो मजबूत जंजीरें जिसमें मैं हमेशा के लिए कैद रहना चाहती हूँ। उसकी बात सुन करण फिर से उसके होठों पर होठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उनके चारों ओर की हवाओं में अब एक नई ताजगी आ गई थी। ये पल उनके लिए किसी सपने जैसा था, जिसमें न कोई खटास थी, न कोई झिझक। वे दोनों एक दूसरे के साथ में इस हद तक खो गए थे कि उन्हें इस वक्त कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उनकी यादों की जंजीरें और भी मजबूत हो रही थीं। करण और विशाखा को एक दूसरे की बाहों में इस तरह खोए हुए देखना, इस बात का प्रमाण था कि उनका प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जिसे वे अब कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके बीच के इन लम्हों ने उन दोनों को फिर से एक बार ये यकीन दिला दिया कि वे सिर्फ साथी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे का पूरा जीवन है। विशाखा अपना सर उसके सीने पर रखते हुए पूछती है, बताओ ना, कब कर रहे हो मुझे हमेशा के लिए कैद? उसकी बात समझते हुए करण मुस्कुरा कर कहता है, जल्द ही, हम तुम जब चाहो जैसे चाहो वैसे शादी करेंगे मेरी रानी साहिबा। उसकी बात पर विशाखा ने एक भारी सांस भरी। उसे ऐसे देखकर करण ने सवाल किया, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जिस पर विशाखा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम एक टिपिकल भाई की तरह कहोगे जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तब तक। जिस पर करण उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, शादी अगर प्यार के लिए की जाए तो किसी भी हालत में बोझ नहीं बनती, बस एक बंधन बनकर साथ निभाती है। क्या लगता है 7 जन्मों का रिश्ता 7 वचन लेने से निभ जाता है? नहीं, उसके लिए मन में एक दूसरे के लिए समर्पण की जरूरत होती है। अगर ताउम्र मेरी बहनों को किसी से प्यार हुआ ही नहीं तो क्या मैं उनकी भाभी माँ को उनसे दूर रखूंगा? क्योंकि मैं तो तुमसे वैसे भी दूर नहीं रहने वाला और ना ही रह सकता हूँ। और रही बात जिम्मेदारी की, तो मेरी दोनों ही बहनें स्वावलंबी है, जिम्मेदारी या बोझ नहीं उनके सामने तो लटकों की लाइन यूं ही खड़ी हो जाएगी। ये सुन कि मुझे मेरी बहनों की शादी करानी है, मुझे तो सिर्फ पंडित जी को ये बताना है, लेकिन मैं ये फैसले उन पर ही छोड़ना चाहता हूँ। जिस पर विशाखा अपनी गालों को पिंच करने पर उसके बाल बिगड़ते हुए बोलती है, हाँ नवाब की बात तो सही है, और हम बाद में सोचेंगे कि कब मुझे उनकी भाभी माँ बनाना है, अभी यहाँ से चलो, देखो कितना वक्त हो गया है। जिस पर करण हामी भरता है और वो दोनों जिस गुफा ने उन लोगों ने सामान रखा था और बाकी के लोग थे उधर चल दिए। अब सवाल ये था, क्या इस प्यार और इस बंधन को वक्त की आंधियां कभी तोड़ पाएंगी? तारांकन चैप्टर 72 सृष्टि हेरिटेज और खून का असर। गुफा के अंदर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो चुका था। अहीर और नील बार बार करण, विशाखा और बाकी लोगों को फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। नील का चेहरा चिंता से भरा हुआ था, जबकि अन्य लोग थोड़ा संयम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नील परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए, मौसम भी अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक होगा ना? अर्थवर ने शांत और समझदार स्वर में उसे सांत्वना दी, वो लोग बारिश की वजह से कहीं रुके होंगे, आते ही होंगे, चिंता मत करो। लेकिन नील की चिंता बढ़ चुकी थी। उसने थोड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहा, कैसे चिंता ना करूं? इतने समय से कोई खबर नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। तभी उसे एहसास हुआ कि बाकी लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। वह तुरंत चुप हो गया और थोड़ा पीछे हटकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। अयान नील के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही समझाने वाले अंदाज में कहता है, तू ठीक तो है ना भाई? तू कभी इतना हाइपर नहीं होता, और याद रख, वो लोग बच्चे नहीं हैं, पहले भी अकेले रह चुके हैं, और इस बार भी वे अकेले नहीं हैं, सब ठीक होगा। नील ने धीरे से सिर हिला दिया और चुपचाप बैठ गया। उसकी चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन वह पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया। दूसरी तरफ कार्वी सिद्धार्थ की गोद में सिर रखकर सोई हुई थी। उसकी टी शर्ट बारिश में भीग गई थी, इसलिए उसने सिद्धार्थ की जैकेट पहन ली थी। सिद्धार्थ ने खुद अपनी शर्ट निकाल दी थी और सिर्फ एक वेस्ट पहने हुए था। वे दोनों काफी थके हुए लग रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ का सुकून उन्हें आराम दे रहा था। कुछ देर बाद करण और विशाखा गुफा में दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर हल्की थकान और संतोष का मिला जुला भाव था। जैसे ही बाकी लोगों ने उन्हें देखा, सबकी निगाहें उन पर जम गईं। नील, जो अब तक सबसे ज्यादा चिंतित था, गहरी सांस लेते हुए खुद को संयत रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नाराजगी झलक रही थी। अयान ने करण की तरफ देखा, जैसे सवाल करने वाला हो,
मगर उसके बोलने से पहले ही करण ने हल्के से अपने सिर को सहलाते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। विशाखा, जो अब तक करण के करीब खड़ी थी, अचानक थोड़ा साइड होकर खड़ी हो गई, जैसे उसे इस पूरी परिस्थिति से कोई लेना देना ही न हो। उसकी इस हरकत पर करण उसे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, तुमने तो कहा था हमेशा साथ निभाओगी, हर मुश्किल में साथ रहोगी। विशाखा ने नकली गुस्से का नाटक करते हुए जवाब दिया, मैंने तो जल्दी निकलने के लिए भी कहा था, वो सुना था या नहीं? करण उसकी इस बात पर एक पल के लिए चुप हो गया और हैरानी से उसे देखने लगा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि वह मजाक कर रही है या सच में नाराज है। उसका चेहरा पूरी तरह से अविश्वास में बदल गया था, जैसे उसे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वहीं उनकी यह छोटी मोटी बहस बाकी सभी को थोड़ा चौंका रही थी। जो लोग अभी कुछ देर पहले करण और विशाखा को देर से आने के लिए डांटने वाले थे, वे अब उनकी इस हल्की फुल्की नोकझोंक पर मुस्कुराने लगे। अयान, जो अभी तक उन्हें डांटने की सोच रहा था, खुद ही हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, तुम दोनों तो फिर से शुरू हो गए। अब जल्दी आ गए हो तो शांति से बैठो। तभी, बिना किसी की नज़र में आए, विशाखा ने करण को आंख मार दी। करण ने उसकी इस चाल को फौरन समझ लिया और हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही बाकी लोग ध्यान भटकाने लगे, करण ने मौके का फायदा उठाते हुए, बिना किसी को देखे, धीरे से विशाखा के गालों पर अपने होंठ रख दिए। उसने बहुत धीरे से उसके कान में कहा, सच में, तुम हमेशा साथ दोगी, साथ ना देकर भी। करण की इस हरकत पर विशाखा की आंखें हल्की सी बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह इस बात का पूरी तरह से आनंद ले रही थी, और यह बात करण की ओर उसके गहरे जुड़ाव को भी जाहिर कर रही थी। उनके बीच की इस नज़दीकी और प्यारे लम्हे ने गुफा के भीतर के माहौल को हल्का कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद, जब सभी ने फिर से अपना ध्यान करण और विशाखा से हटा लिया, तो वे दोनों भी बाकी समूह के साथ बैठ गए। अलाव अब भी जल रहा था और उसकी गर्मी ने सभी के बीच फैली ठंडक को थोड़ा कम कर दिया था। गुफा के अंदर हल्की फुल्की बातें हो रही थीं, लेकिन करण और विशाखा की नज़रें एक दूसरे से हट नहीं रही थीं। बाकी लोग उनकी तरफ देखते तो ये साफ दिखता कि उनकी यह केमिस्ट्री कितनी गहरी है, जैसे उन्होंने एक दूसरे से बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया हो। वहीं दूसरी तरफ कार्वी अब भी सिद्धार्थ की गोद में सिर रखकर सोई हुई थी। उसकी सांसें शांत थीं, जैसे वह किसी गहरे सपने में खोई हुई हो। सिद्धार्थ, जो अब तक पूरी तरह से शांत और स्थिर दिख रहा था, अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। ये दृश्य गुफा के बाकी लोगों के लिए भी सुकूनदायक था, और शायद इसलिए कि उसकी नींद में खलल पड़े कोई कुछ कह नहीं रहा था। कुछ देर बाद गुफा के भीतर का माहौल थोड़ा और हल्का हो गया। सभी लोग आराम से बैठे थे, और मौसम की ठंडक के बावजूद उनके दिलों में गर्माहट का एहसास था। थोड़ी देर में निर्वाण और निराली भी गुफा में पहुंच जाते हैं। वे दोनों हल्के से भीगे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जैकेट से खुद को अच्छे से कवर कर रखा था ताकि ठंड से बचा जा सके। जैसे ही दोनों गुफा के भीतर दाखिल होते हैं, बाकी लोग उनकी ओर देखते हैं। ये देख निर्वाण और निराली थोड़ा असहज महसूस करते हैं, मानो उनकी देरी से आने पर सभी उन्हें इंतजार करते हुए देख रहे हों। निराली को अपने दोस्तों को कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं थी। वे सभी उसे और निर्वाण को अच्छे से समझते थे, मगर उसे अपने भाइयों के बारे में थोड़ा संदेह था, विशेष रूप से नील को लेकर। वह सोच रही थी कि शायद नील निर्वाण पर गुस्सा हो, क्योंकि वह उसकी ज़्यादा परवाह करता था और उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील रहता था। लेकिन उसकी चिंता निरर्थक निकली, क्योंकि कोई भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। करण, जो अब तक सभी की प्रतिक्रिया देख रहा था, बात को हल्का करने के लिए बोला, चलो, वो दोनों भी आ गए हैं, अब हमें होटल की तरफ चलना चाहिए। हमें होटल पहुंचने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा। करण की बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सामान पहले से ही समेटा जा चुका था, और वे सभी तैयार थे। कार्वी अभी भी सिद्धार्थ की गोद में सो रही थी, उसे जगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सिद्धार्थ ने करण की मदद से उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे धीरे धीरे लेकर चलने लगा। बाकी सभी ने भी अपने बैग पैक किए और एक कतार में होटल की ओर चलने लगे। सभी के कदम एक दूसरे से ताल मिलाकर चल रहे थे, और धीरे धीरे मौसम भी ठीक हो रहा था। कुछ देर चलते चलते उन्हें प्यास लगने लगी। उनका पानी पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए वे एक नहर के पास रुक गए, जहां से सबने अपनी प्यास बुझाई। पानी ठंडा और ताज़ा था,
जैसे पहाड़ी झरने से आया हो, और उस ठंडे पानी से उनकी सारी थकान भी कुछ कम हो गई। जैसे ही वे नहर के पास बैठे थे, अचानक उनकी नज़र एक मोर पर पड़ी। मोर पानी पीने नहर के पास आया था। उसकी चाल बेहद सुंदर और राजसी थी। मोर को ध्यान से देखते हुए सभी लोग चुपचाप उसकी ओर निहारने लगे, जैसे उसकी सुंदरता ने सबका मन मोह लिया हो। उसके पंख पूरी तरह से फैले हुए थे और अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कर रहे थे। उसके पीछे और एक मोर, मेरा मतलब है मोरानी, आ रही थी। करण, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, मायूस होते हुए बोला, अरे, उस बेचारे मोर के तो पंख नहीं हैं, शायद किसी ने उसके सारे पंख तोड़ दिए। इस पर विशाखा ने तुरंत करण के कंधे पर हल्की टपली मारी और उसे सही करते हुए बोली, अरे करण, वो मोर नहीं है, वो मोरनी है। मोरनी के पंख नहीं होते हैं, पंख सिर्फ मोर के होते हैं। देखो जरा, कितनी समझदारी की बातें कर रहे हो। करण उसकी बात सुनकर थोड़ा झेप गया और बाकी सभी उनकी इस नोक-झोंक पर हंसने लगे। उनकी हल्की फुल्की बातचीत से माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। आहान, जो अब तक शांत था, प्यार भरी नज़रों से मोर और मोरनी के उस जोड़े को देख रहा था। उसने थोड़े भावुक अंदाज में कहा, कितने सुंदर हैं ना ये दोनों। देखो, कितनी प्यारी जोड़ी है। इस पर सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। सभी मोर और मोरनी की जोड़ी को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। मोरनी बिना पंखों के भी अपनी खुद की एक अलग खूबसूरती दिखा रही थी, और मोर के पंख उसकी शान को बढ़ा रहे थे। ये दृश्य एकदम प्राकृतिक और शांतिपूर्ण था, और सभी को थोड़ी देर के लिए अपने आसपास की चिंता से दूर ले गया। उधर नील अपने कैमरे से मोर और मोरनी की तस्वीरें लेने में व्यस्त हो गया। उसने उन्हें दूर से ही फोकस करके कुछ बेहतरीन शॉट्स लिए। उसकी फोटोग्राफी का शौक सभी को पता था, और वह हर मौके का फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं रहता था। मोर और मोरनी की तस्वीरें उसकी फ़ोटो एल्बम के लिए बेहतरीन साबित होने वाली थीं। कुछ देर और बिताने के बाद मोर और मोरनी जोड़ी ने पानी पिया और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। उनके जाने के बाद सभी ने एक बार फिर अपने बैग्स उठाए और होटल की ओर चल पड़े। सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी, और माहौल में अब पहले की तरह कोई तनाव नहीं बचा था। उनका ये सफ़र यादगार साबित हुआ था। ये यात्रा, जहां शुरू में मौसम और हालातों की वजह से थोड़ी मुश्किल लगी थी, अब एक सुंदर और यादगार अनुभव बन चुकी थी। सभी के बीच के रिश्ते और मजबूत हो चुके थे, आपस में घुल मिल चुके थे, और इस सफ़र ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। लेकिन इस पूरे सफ़र के बीच एक सवाल अब भी निराली मन में घूम रहा था, क्या ये छोटी छोटी खुशियां उनकी ज़िंदगी में आने वाले बड़े तूफानों का सामना करने के लिए काफ़ी होंगी। तारांकन। वहां से और आधे घंटे बाद सब लोग अपनी बुक की हुई होटल पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद सभी ने अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने का निर्णय लिया। हालांकि हर कोई रात का खाना खा लेना चाहता था और फिर हॉट शावर के जरिए दिन भर की थकान मिटाना चाहता था। सभी ने कंफर्टेबल कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी और डाइनिंग हॉल में पहुंचकर बैठ गए। वहां की सजावट बिल्कुल पुराने जमाने की तरह थी। खाना मिट्टी के बर्तनों में परोसा जा रहा था और दीवारों पर रंगोली बनी हुई थी। वातावरण प्रदूषण से मुक्त और ताजगी भरी हवा से भरा हुआ था। हवा में भी एक अलग सी जान थी। लोनावाला के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा ये पारंपरिक होटल, सृष्टि हेरिटेज, अपनी पुरानी दुनिया के आकर्षण से भरपूर था। होटल के मुख्य द्वार पर पत्थर से बने बड़े दरवाजे और लकड़ी की सुंदर नक्काशी प्राचीन राजमहल की याद दिलाते थे। पहाड़ों से घिरा ये स्थान बारिश की हल्की बूंदों और ताजगी भरी हवा से महक रहा था। होटल के अंदर जाते ही मिट्टी की दीवारों पर बने पारंपरिक वॉयली आर्ट, झरोखे वाली खिड़कियों से दिखते बाहर के पहाड़ी दृश्य और छत से लटकती पीतल की लालटेनें एक शांत और सौम्य वातावरण पैदा करती हैं। चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भी ताजगी भरा बना रहे थे। डाइनिंग हॉल में मिट्टी के बर्तन और पीतल की कटलरी रखी थी, जिनसे एक पारंपरिक महक आती थी। भोजन की मेज पर मसालेदार पिठला भाकरी, बैंगन भाजी और ताज़ा दही सजीव रंगों में नजर आते थे, जो स्थानीय महाराष्ट्रियन व्यंजनों की सरलता और स्वाद को दर्शाते थे। खिड़की के बाहर पहाड़ों पर हल्की धुंध फैली हुई थी, और बारिश की बूंदें शीशों पर धीमे धीमे गिर रही थीं, जो होटल के भीतर के सुकून भरे माहौल को और भी गहरा बना देती थीं। फव्वारे के हल्के शोर के साथ हरियाली और फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी। होटल के आंगन में छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी से एक अद्भुत दृश्य उभरता था।
पहाड़ी की ठंडी हवा और बारिश की ताजगी ने इस जगह को और भी जीवंत कर दिया था। वैसे तो सब लोग बहुत थक गए थे, लेकिन माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर के अंदर ऊर्जा फिर से लौट आई हो। कार्वी खाना खाते हुए खुश होकर बोली, भैया ये बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी है, आप भी ट्राई करके देखिए। करण ने हाँ में सिर हिलाया और उसने भी खाना चख कर देखा। उसके मुंह से निकला, फैंटास्टिक। खाने का आनंद लेने के बाद सभी ने हॉट शॉवर लिया और सोने चले गए, लेकिन इस सब के बीच निराली और निर्वाण शांत ही रहे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था जिसे सबने ना ऐस। अगली सुबह भार्गव मैंशन में सारिका भार्गव मैंशन वापस आ चुकी थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। उसने अब तक किसी से बात नहीं की थी। काशवी जी और सुप्रिया जी ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कह दिया और मेड को उसके लिए खाना ले आने के लिए बोलकर अपने कमरे में चली गई। काशवी जी को सारिका की इस बात का बुरा लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा सोचे बिना एक मेड को उसका खाना ले जाने के लिए कहा। सुप्रिया जी भी वहीं थीं और उन्होंने काशवी जी को समझाया कि वह सारिका की बात का बुरा ना माने। सुप्रिया जी ने कहा, काशवी जी आप इसे बुरा मत मानिए, ये सिर्फ उसकी आत्मा की अशांति है। इस पर काशवी जी ने कहा, कैसे बुरा ना मानूं सुप्रिया, कैसे उसे पाल पोष कर इतना बड़ा किया और ये दिन देखना पड़ा, शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है। उन्हें ये सब कह ही रही थी कि मेड की आवाज आई, जो सारिका की खाने की प्लेट तैयार कर रही थी। उसने कहा, बुरा मत मानो मैम साहब, लेकिन मुझे कुछ कहना है। अगर गलत लगे तो माफ कर दीजिए, अपना खून तो असर दिखाता ही है। आपने कहा कि केवल सारिका बेबी की तरबियत की है, लेकिन आपने अर्थव, अयान और छोटी मैम साहब के साथ साथ अहीर और आहान की भी परवरिश की है। वो तो ऐसे नहीं हैं। निराली बेबी, जो इतने बड़े खानदान की इकलौती राजकुमारी होने के बावजूद आश्रम में रहकर भी कितनी संस्कारों वाली हैं और हमेशा विनम्रता से बात करती हैं, इसलिए इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने सबको एक समान परवरिश दी है। अगर किसी को अपने हक का कुछ नहीं मिला तो वो निराली बेबी हैं। मेड की बात सुनकर काशवी जी और सुप्रिया जी चकित रह गईं। मेड की बातें पूरी तरह सच थीं। अपनी मां की ममता में काशवी जी को यह एहसास कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। भले ही निराली आज बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ था। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी और काबिलियत पाने के लिए निराली ने कितना कुछ सहा होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, ये सोचकर उनके दिल में दर्द होने लगा। काशवी जी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी निराली के लिए कुछ भी नहीं और सारिका की सारी ख्वाहिशें बिना मांगे पूरी की, और उसकी तुलना में निराली को हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सुप्रिया जी ने काशवी जी को सांत्वना देते हुए कहा, आपने हमेशा सबको एक जैसा प्यार और देखभाल दिया। निराली की मेहनत और संघर्ष ने उसे इस स्थिति में पहुंचाया है, यह आपकी गलती नहीं है। काशवी जी की आंखों में आंसू थे और उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। शायद अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन लोगों को समझें जो हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रिया जी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए ये सब समझना होगा। वहीं दूसरी ओर लोनावाला के होटल सृष्टि हेरिटेज में एक प्यारी सी सुबह हो रही थी। होटल के चारों ओर का माहौल ताजगी भरा और शांत था। आज शाम 4 बजे एक पारंपरिक उत्सव के बाद वे मुंबई के लिए रवाना होने का निर्णय ले चुके थे। हर बार की तरह प्यार के पंछी विशाखा और करण कहीं छिपे हुए थे। वे होटल की छत पर गए थे, जहां से ऊंची ऊंची पहाड़ियों का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये जगह शांत और सौम्य थी और छत से दिखाई देने वाला दृश्य बेहद मनमोहक था। वहीं निराली बाग में अकेले काम कर रही थी। उसने सुबह जल्दी उठकर बागीचे में काम करने का निर्णय लिया था। निर्वाण अपने कमरे से बाहर नहीं आया था और बाकी सभी लोग होटल के खेल के मैदान में व्यस्त थे। होटल के खेल के मैदान में बच्चों की मस्ती और खुशी का माहौल था। कार्वी, नील और आहान की शोर शराबा और हंसी खुशी से पूरा वातावरण प्रफुल्लित हो गया था। उनके हंसी ठहाके और खेल की आवाजें उस ताजगी भरे माहौल को और भी जीवंत बना रही थीं। नील आज खास तौर पर एंजॉय कर रहा था। उसका उत्साह और खुशी स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी।
वहीं अयान और अर्थव भी वहां के पारंपरिक पेय का आनंद ले रहे थे। ये पेय होटल की खासियत था और इसे स्थानीय मसालों और खुशबूदार सामग्री से तैयार किया गया था। सभी लोग अपने अपने तरीके से होटल की सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग खेल के मैदान में खेल रहे थे, कुछ लोग पारंपरिक पेय का आनंद ले रहे थे और कुछ लोग प्राकृतिक सुंदरता में खोए हुए थे। इस तरह का माहौल हर किसी को आराम और आनंद प्रदान कर रहा था। क्या काशवी जी का मन सारिका से हट जाएगा? क्या कॉलेज में सब कुछ अच्छा रहेगा? और ये पारंपरिक उत्सव वो कैसा होगा? चैप्टर 73 जश्न और हाँ प्यार है सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। शाम का समय होते होते होटल सृष्टि हेरिटेज के चारों ओर उत्सव का माहौल छा गया था। दिन कब बीत गया ये किसी को पता ही नहीं चला। अब चारों ओर हलचल थी, पारंपरिक संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थीं और उत्सव की तैयारियां अपने चरम पर थीं। सभी ने पारंपरिक महाराष्ट्रियन पोशाक पहनी हुई थी। कार्वी, सिद्धार्थ, करण, विशाखा, निराली, अयान, अर्थव, अहिर, आहान और नील सभी नीचे बैठे हुए थे, जहां से उत्सव का पूरा नजारा देखा जा सकता था। महिलाओं ने सुंदर पैठनी साड़ियां पहनी थीं, जबकि पुरुषों ने कुर्ता धोती के साथ साफा बांधा हुआ था, जो इस पारंपरिक माहौल में चार चांद लगा रहा था। नील और अहीर अब भी निर्वाण को बाहर लाने की कोशिश में लगे हुए थे। सुबह से ही निर्वाण अपने कमरे में बंद था, कह रहा था कि उसे कुछ ऑफिस का काम करना है। पहले तो सभी ने उसकी बात मान ली, लेकिन अब शाम हो चुकी थी और वह अब तक कमरे से बाहर नहीं आया था, जिससे सभी को अजीब लगने लगा था। नील और अहीर उसे कई बार बुलाने गए थे, लेकिन हर बार उन्हें वही जवाब मिला कि वह व्यस्त है। आखिरकार दोनों थक हार कर वापस उत्सव स्थल पर आकर बैठ गए। चारों ओर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ढोल, लेझिम और तुतारी की मधुर ध्वनियां उत्सव के माहौल को और भी रोमांचक बना रही थीं। कई जगहों पर अलाव जलाए गए थे, जो ठंडी पहाड़ी हवाओं में गर्माहट भर रहे थे। खाने पीने के स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ थी, जहां गर्मा गर्म वड़ा पाव, पिठला भाकरी और मिसल पाव जैसे महाराष्ट्रियन व्यंजनों की सुगंध वातावरण को और भी आकर्षक बना रही थी। साथ ही पारंपरिक हस्तशिल्प की दुकानों पर रंग बिरंगी साड़ियां, हाथ से बने आभूषण और मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे। कार्वी और आहान उत्सव स्थल पर लगे एक फोटो बूथ को देखकर उत्साहित हो गए। वहां महाराष्ट्रियन पारंपरिक पृष्ठभूमि के साथ फोटो खिंचवाने का अवसर था। बच्चों का जोश देखकर नील भी उनके साथ हो लिया, मगर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि खुद तस्वीरें खींचने के लिए। नील अपने कैमरे से तस्वीरें लेना पसंद करता था और उसने पहले ही कई अद्भुत शॉट्स ले रखे थे। विशाखा ने ये सब देखकर करण को खींचते हुए कहा, चलो हम भी कुछ तस्वीरें खींचवाते हैं। करण, जो शुरू में अन्य ढंग से बैठा था, अब उसकी बात मानकर उसके साथ फोटो बूथ की तरफ चला गया। वहां उन्होंने भी कुछ खूबसूरत तस्वीरें खींचवाईं, जिनमें हंसते मुस्कुराते उनके चेहरे और पारंपरिक पोशाक की झलक साफ देखी जा सकती थी। वहीं दूसरी ओर अयान और अर्थव, जो हमेशा बिजनेस के अवसरों की तलाश में रहते थे, यहाँ भी अपने काम में व्यस्त थे। वे उत्सव में लगे लोकल हस्तशिल्प और उत्पादों का मुआयना कर रहे थे। उनके दिमाग में एक विचार था कि इन पारंपरिक वस्तुओं को वे अपने मॉल्स में रिटेल करवाने का ऑफर देंगे। वे दोनों कुछ खास चीजें सिलेक्ट कर रहे थे, जिनसे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते थे। निराली और अहीर, जो उत्सव के बीच थोड़ी शांति तलाश रहे थे, एक कोने में बैठकर आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। दोनों ने ही उत्सव की रौनक और पारंपरिक माहौल का आनंद लिया, मगर भीड़ से दूर रहना ही बेहतर समझा। लेकिन इस पूरे माहौल में एक ही चीज अधूरी लग रही थी, निर्वाण। उसकी गैरमौजूदगी अब सबको खलने लगी थी। निराली भी उसकी चिंता करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर निर्वाण बाहर आना चाहेगा, तो वो खुद ही बाहर आएगा। फिलहाल वो उसे उसके समय के लिए छोड़ देना चाहती थी। जैसे जैसे शाम और गहरी होती गई, उत्सव का रंग और भी चढ़ता गया। ढोल ताशों की आवाजें तेज होती गईं और लोग पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आने लगे। होटल के चारों ओर जलते दीपकों की रोशनी पहाड़ी के वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। उत्सव अपने चरम पर था, मगर निर्वाण का न दिखना अब एक रहस्य बन गया था। उत्सव अपने अंतिम चरण में था और सभी खाना खाकर निकलने की तैयारी में थे। सब लोग होटल के पारंपरिक डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे, जहां मिट्टी के बर्तनों में स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन परोसे गए थे। लेकिन निर्वाण अब भी वहां नहीं था। उसके कहने पर उसका खाना उसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। निराली, जो अपने खाने से फारिग हो चुकी थी,
अचानक एक छोटी, लगभग 1 साल की, लोकल बच्ची को अपनी ओर आते देखती है। बच्ची ने उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। निराली ने चिट्ठी को उलट पलट कर देखा और फिर उसे खोल कर पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, तारांकन, छत पर आओ। यह निर्वाण का संदेश था। पहले तो निराली थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि निर्वाण इतने समय से कमरे से बाहर नहीं निकला था, फिर अचानक ये बुलावा क्यों? मगर वह चिट्ठी हाथ में लिए एक पल सोचने के बाद उठ खड़ी हुई और उस बच्ची के पीछे चलने लगी। बच्ची उसे होटल के एक अलग हिस्से में ले गई, जहां से एक संकरी सीढ़ी छत की ओर जाती थी। बच्ची ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। निराली ने इशारा समझा और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, उसने देखा कि पूरे रास्ते पर गहरे लाल रंग की गुलाब की पंखुड़ियों ने उसका मार्ग सजा रखा था। ये गुलाब के फूल साधारण लाल गुलाब से कहीं अधिक गहरे रंग के थे, खून जैसे गहरे, जो शायद उस प्यार की गहराई का प्रतीक था जो उसके लिए था। छत पर पहुंचते ही निराली ठिठक गई। सामने का नजारा एकदम अप्रत्याशित था। चारों ओर छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, जो रात के अंधेरे में रोशनी बिखेर रहे थे। पूरे छत पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, और ठंडी पहाड़ी हवाओं में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। छत के एक कोने में हल्की रोशनी में एक टेबल सजी थी, जिसमें 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। एक तरफ एक सुंदर चेयर रखी थी, जिस पर निर्वाण बैठा हुआ था। निराली की नज़र निर्वाण पर पड़ी, जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास गई, उसके कदम थमे हुए और दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। चेयर के पास पहुंचते ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, निर्वाण ने उसकी ओर देखा, उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तारांकन, हाँ, प्यार है। सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है, तारांकन। उसकी आवाज में एक स्थिरता और विश्वास था, मानो वह बहुत पहले से यह जानता था। छत पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां और हल्की रोशनी उस पल को और भी खास बना रही थीं। चारों ओर की शांति, बस हल्की हवा की सरसराहट और दीपकों की मंद रोशनी में ये पल जैसे ठहर सा गया था। निराली स्तब्ध थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही है। उसके हाथों में वह बॉक्स था, जिसमें शायद कोई विशेष चीज रखी थी। उसकी आंखों में हैरानी और हल्की सी मुस्कान थी, जबकि निर्वाण अब भी उसकी आंखों में देख रहा था, जवाब के इंतजार में। कुछ सवाल। तारांकन 1, क्या निराली निर्वाण के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, या वो इस स्थिति को लेकर उलझन में रहेगी? 2, निर्वाण इतने दिनों से अपने कमरे में क्यों था? क्या ये पल उसकी योजना का हिस्सा था? 3, क्या इस घटना के बाद निराली और निर्वाण के रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा? चैप्टर 74, आई लव यू टू निर्वाण निराली के सामने उस बॉक्स को लेकर खड़ा था, और उसने निराली से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए कहा था, हाँ, प्यार है। सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है। यह वही शब्द और एहसास थे, जिन्हें निराली कब से सुनने और महसूस करने का इंतजार कर रही थी। उस पल में उसे लगा कि वक्त कहीं थम चुका है। उसकी आंखें निर्वाण पर टिकी रहीं, और जैसे वह एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई थी, बिना किसी हरकत के बस खड़ी थी। उसकी खामोशी ने निर्वाण की बेचैनी को और बढ़ा दिया था। पर फिर भी निर्वाण ने शांति से उसका इंतजार किया, मानो वह खुद भी उस ठहरे हुए पल का हिस्सा बन गया हो। उसकी हर धड़कन जैसे निराली के जवाब के इंतजार में ठहर गई थी। काफी देर तक यूं ही निर्वाण को देखने के बाद जब निराली को होश आया, तो उसने धीमी आवाज में कहा, फिर से कहो, क्या कहा तुमने? उसकी बात पर निर्वाण मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर एक हाथ से उसे अपनी बाहों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ निराली, हाँ, हमें सच में सिर्फ तुमसे प्यार है। हाँ, ये सिर्फ तुम हो। ऐसी हरी आंखें किसी और की हो सकती है, लेकिन उनमें मैं समा जाओ। इतनी गहराई कहा, उसमें इतनी शांति कहाँ से आएगी? जैसे इस प्रकृति को भी स्थिर रहना सिखा रही हो, उन तारों को चमकना सिखा रही हो। हमें इन सबसे प्यार है, हमें सच में बस तुमसे प्यार है। जिस पर निराली उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, तुमने कह दिया हमें विश्वास है, पर सवाल ये है, क्या हमें भी तुमसे प्यार है? जिस पर निर्वाण ने उसके चेहरे पे आते बालों को बाजू किया और कहा, क्यों नहीं है? जिस पर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्यों, क्या लगता है अब ये हमारी आंखें नहीं बताती? उसकी बात सुन निर्वाण आंखों में गहराई लिए फिर गौर से निराली की आंखों में देखता है और अचानक उसकी आंखों पर बारी बारी अपने होठ रख उसे किस करता है और उसके सवाल पर निर्वाण कहता है,
आपकी आंखें तो सम्मोहन का मायाजाल है, पर कह तो रही है कि उसे भी हमारा इंतजार है, पर आपके लबों से सुनने के लिए ये दिल अभी भी बेकरार है। कहो ना आपको भी हमसे प्यार है। उसकी बात सुन निराली, जिसकी आंखें उसके इस तरह से चूमने से बंद हो गई थी, निराली ने धीमे धीमे आंखें खोलकर निर्वाण को देखा। निर्वाण ने अभी एक ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था और गाढ़े लाल रंग का दुपट्टा गले में डाल रखा था। नीचे उसने भी धोती पहनी थी, जो शायद ये निराली के कपड़ों से मैच करने के लिए था। निराली ने उसी दुपट्टा के रंग की नहवारी पहनी हुई थी। इन पारंपरिक कपड़ों में, इन पारंपरिक वाद्यों की धुन में और इन जलते दियों की रोशनी में ये पल बहुत खास बना दिए थे। निराली ने उसी तरह उसमें खोए हुए जवाब दिया, जिंदगी होती है क्या? ये शायद मैं 100 जिंदगियां जीकर भी ना जानूं, मगर जिंदगी वही मांगूं जो तेरी होकर बीते, तेरे संग बीते। एहसास की मैं एक दुनिया बनाऊं और उसे तेरे नाम कर जाओ, दिल तो क्या मैं तेरे नाम अपनी रूह भी कर जाओ। निर्वाण उसकी आंखों में देखते हुए बेचैनी से पूछता है, मतलब? निराली उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब आई लव यू निर, आई लव यू टू। उसकी बात सुनकर निर्वाण की जो धड़कनें तेज चल रही थी एकदम से रुक सी जाती है। वो निराली को, जो कि उसे एक हाथ से पकड़ा होता है और वो उसके सीने पर सर रखकर खड़ी होती है, निर्वाण उसे दोनों हाथों से बाहों में लेकर कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखें बंद थी, वो निराली को अपनी बाहों में महसूस करते हुए उसकी कही गई बातों को सोच रहा था। उसके कान में बार बार निराली के शब्द कुछ इस प्रकार पड़ रहे थे जैसे वो अभी भी कह रही हो, लेकिन उल्टा उसे पहले सुनाई दे रहा था, मतलब आई लव यू निर, आई लव यू टू, और उसके बाद जिंदगी होती है क्या? ये शायद मैं 100 जिंदगियां जीकर भी ना जानूं, मगर जिंदगी वही मांगूं जो तेरी होकर बीते, तेरे संग बीते। एहसास की मैं एक दुनिया बनाऊं और उसे तेरे नाम कर जाओ, दिल तो क्या मैं तेरे नाम अपनी रूह भी कर जाओ। उसे इस बात पर एतबार करने में वक्त लगा कि वो अभी सपना नहीं देख रहा था, ये अभी उसने जो देखा था वो सब हकीकत थी। वो डर रहा था कि ये सपना ना हो और निराली उसके बाहों से गायब ना हो जाए, इसलिए वो चाहता था वक्त यही थम जाए और ये जो उसे लग रहा है कि अभी अभी उसे उसकी पूरी दुनिया मिल चुकी है, वो एहसास वो जिंदगी भर महसूस करे। इन सब में उसकी पकड़ निराली पर कस गई थी, इसके वजह से निराली को जकड़न महसूस हो रही थी, मगर उसने इस बारे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उसके एहसास को समझ रही थी, उसकी मन की बातें सुन रही थी। उसने अपने हाथों से निर्वाण की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। काफी देर वो इसी तरह रहे। जब उसे इस बात पर एतबार हो गया कि निराली सच में उसकी मोहब्बत बनकर उसकी बाहों में है, तो उसने अपनी पकड़ धीरे धीरे ढीली की और उसे ठीक से खड़ा किया और उस बॉक्स को खोला जो अभी उसके हाथ में था। उस बॉक्स के अंदर एक नीलम का डायमंड पेंडेंट चमक रहा था, उसके ऊपर एक समंदर की पानी की चमक जैसी आकृति बनाई गई थी और वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता भी था। निर्वाण निराली को अपनी ओर पीट करके खड़ा करता है और उसे वो पहनाता है। ये करते हुए उसकी एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी। निर्वाण किसी छोटे बच्चे की तरह निराली से पूछता, क्या तुम्हें ये पसंद आया? निराली शांति से और धीमे स्वर में, खूबसूरत हैं। फिर थोड़ा रुककर, लेकिन इससे ज्यादा खास है ना? जिस पर निर्वाण ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये हमारे लिए बेहद खास है। ये डायमंड मैंने पूरे 4 साल ढूंढा था, तब जाकर मिला। इस डिज़ाइन और डायमंड के बारे में हमें हमारी मॉम ने बताया था और इसलिए इसे अपने पास डिज़ाइन करके रखवाया था, और जब आप हमारी ज़िंदगी में आए तो इसे एक लॉकेट का शेप दे दिया आपके लिए। निर्वाण की धड़कनें जो तेज़ी से चल रही थीं, एक पल के लिए जैसे रुक गईं। वह निराली को अपने दोनों हाथों से कसकर गले लगा लेता है। उसके दिल की गहराइयों से यह एहसास निकलता है कि आखिरकार उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई है। उसकी आंखें बंद हो गई थीं और वह निराली को अपनी बाहों में महसूस करते हुए उसके शब्दों को बार बार अपने दिल में दोहरा रहा था, आई लव यू। चारों ओर वातावरण में शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक जादू था। पास के पहाड़ों से आती ठंडी हवा दोनों के गालों पर हल्की हल्की थपकियां मार रही थी। दियों की रोशनी में एक धीमी सी गर्माहट थी जो उस ठंडे माहौल को नरम बना रही थी। फर्श पर फैले लाल गुलाब की पंखुड़ियां उनकी हरकतों से हिल रही थीं, मानो प्यार की सरगम में शामिल हो रही हों, और आसमान में टिमटिमाते तारे भी इस पल के साक्षी बनकर उनकी दुनिया का हिस्सा हो गए थे। निर्वाण की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी। उसने निराली को सामने करके खड़ा किया और उस बॉक्स को खोला जो वह अपने हाथों में पकड़े हुए था। बॉक्स के अंदर एक नीलम का चमकदार पेंडेंट था जिस पर समुद्र की गहराइयों जैसी आकृति बनाई गई थी। वह नीलम ऐसे चमक रहा था जैसे समंदर की लहरें उसकी गहराई में समाई हों।
निर्वाण ने हल्के से निराली को पीठ की ओर घुमाया और उसके गले में वह पेंडेंट पहनाया। ये करते समय उसकी आंखों में एक चमक थी, उसकी सांसों में एक उत्साह। वह इस पल का इंतजार लंबे समय से कर रहा था, और अब वो पल उसकी मुट्ठी में था। जब उसने पेंडेंट को उसकी गर्दन में सही से पहनाया, तो वह धीरे धीरे निराली के करीब आया और उसकी कानों में फुसफुसाया, ये सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, ये मेरी सारी भावनाएं हैं। जब भी तुम इसे पहनोई, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। निराली उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसके गले में पेंडेंट को छूकर बोली, तुम्हें पता है, ये पेंडेंट सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएगा, ये मेरे दिल का वो हिस्सा है जो अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। निर्वाण ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर उसे धीरे से अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने निराली से कहा, तुम्हें पता है, इस पल का इंतजार मैंने कितनी देर से किया है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता था। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा के लिए। उसकी बात पर निराली ने कहा, तो क्या हमें आपको कुछ नहीं देना चाहिए? उसकी बात पर वो उसे वैसे ही पीछे से हक करके उसके बालों पर किस कर कहता है, आप हमारी हो गई है, हमें और क्या चाहिए? उसकी बात पर निराली हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, तो आपको वो नहीं चाहिए जो हम आपको देना चाहते हैं? उसकी बात पर निर्वाण हैरान होते हुए कहता है, मतलब आप मेरे कुछ लेकर आए हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं था कि हम आपको इस तरह से। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। निराली अपने हाथ पीछे ले जाके अपने उंगली से एक अदृश्य सी चीज निकलती है। उसके उंगली से निकलते ही वो एक अंगूठी बन जाती है। वो अंगूठी एक मेल रिंग में बदल चुकी थी। वो अंगूठी निराली निर्वाण के सामने करती है। निर्वाण ने उसे अभी भी उसे पीछे से गले लगाए हुए हैरान खड़ा था। ये आपके पास? इतना कहकर निर्वाण निराली के जवाब का इंतजार करने लगता है। निराली उसकी बात पर मुस्कुरा कर कहती है, डोंट वरी, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। ये मैंने अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए बनवाई थी जब इसका सामान हमारे पास आया था। जिस पर निर्वाण कंफ्यूज होते हुए पूछता है, मतलब? जिस पर निराली उसकी कंफ्यूजन समझते हुए जवाब देती है, मेरी ज्वेलरी डिजाइनिंग की भी कंपनी है। ये सुनकर निर्वाण और ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इम्प्रेसिव। वैसे आपने ये बात अब तक बाकी सबसे क्यों छिपा रखी है? उसकी बात पर निराली ने बेझिझक एकदम जवाब दिया, क्योंकि लोगों की नज़र में आना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। अब ये सब छोड़ो और बोलो, मैं आई। ये कहते हुए उसने वो रिंग निर्वाण की तरफ ऊपर कर दी। निर्वाण ने उसे अपने बोहों से आज़ाद किया तो निराली उसकी तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई और उसके हाथों में वो रिंग पहना दी। उस रिंग में एक रॉयल रेड कलर का डायमंड लगा था, जो कि थोड़ा छोटा लेकिन हद से ज़्यादा चमकदार था, जो निर्वाण को हैरानी में डाल रहा था। और उसके बाजू आधे चांद की आकृति ने उसे अपने गोद में ले रखा था। और रिंग एक बेहद ही शाइनी ब्लैक कलर की प्लेटिनम रिंग थी, जो कि बेहद खूबसूरत और मिस्टीरियस वाइब्स दे रही थी। वो रिंग पहनते हुए निर्वाण की खुशी सातवें आसमान पर थी। उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया था, जिसके बदले उसे इकरार मिला था, और वो अभी उस निशानी को पहने हुए था जो उसके प्यार की उसके प्रति भावना थी, और उसने खुद उसे के लिए उसने बनाया था। और तो और उसकी डियर स्वीट हार्ट की डिजाइनिंग स्किल्स भी अव्वल दर्जे की थी। उसे डर था कि वो कभी उसके लिए अच्छी ज्वेलरी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसने ये ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि उसकी स्वीट हार्ट तो लगभग सभी चीज़ों में बेस्ट थी। निराली उसके हाथों में उस रिंग को पहनाते हुए उसके हाथ पर किस कर कहती है, विल यू मेरी मी निर। उसकी बात पर निर्वाण हक्का बक्का रह गया था। उसके कानों में अभी वही शब्द गूंज रहे थे और यादों में बस एक बात, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उसे हैरान देखकर निराली फिर से और इस बार थोड़ा जोर से पूछती है, विल यू मेरी मी मिस्टर निर्वाण सूर्यवंशी। उसकी बात पर निर्वाण जल्दी से बाहों में लेते हुए पूछता है, सच में? जिस पर निराली हाँ में सर हिलाती है, अब बताओ भी वरना। वो अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही निर्वाण कहता है, वरना वरना कुछ नहीं, हाँ येस आई विल मेरी यू, आई वॉन्ट टू मेरी यू प्रिंसेस। और फिर अचानक से उसके होठों की तरफ देखते हुए पूछता है, मैं आई? जिस पर निराली आंखें बंद करते हुए कहती है, येस। जिस पर निर्वाण धीमे से उसके होठों पर होठ रख उसे किस करने लगता है। किस बहुत सॉफ्ट और फीलिंग्स से भरी हुई थी, और जैसे जैसे निर्वाण को निराली के साथ बिताए एक एक पल याद आ रहे थे, वैसे वैसे उसकी खुशी और बढ़ती जा रही थी और उनकी किस और डीप होती जा रही थी। कुछ सवाल। 1, क्या ये अंत है या नई शुरुआत? 2, उस रिंग का क्या रहस्य है? 3, निराली और निर्वाण इस प्यार के सफर को क्या लगेगी किसी की नज़र?
चैप्टर 75 शादी। ये आशियाना है तेरी मेरी ख्वाहिश का, एहसास है इस दिल को तेरे दिल के रिश्ते का। निर्वाण और निराली ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था, और निराली ने न केवल निर्वाण के प्यार को स्वीकार किया बल्कि अपने प्यार का भी इकरार कर लिया। ये केवल एक सामान्य इकरार नहीं था, वह इतनी भावुक थी कि उसने खुद निर्वाण से शादी का प्रस्ताव दे दिया। ये सुनते ही निर्वाण की आंखों में एक चमक आई और बिना एक पल गंवाए उसने हाँ कह दिया। उन दोनों के बीच उस पल का जादू इतना प्रबल था कि जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास थम गई थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे, अपने होठों से एक सॉफ्ट और गहरा किस शेयर कर रहे थे। इस किस में न केवल उनके बीच का प्यार था बल्कि एक ऐसा बंधन था जो उन्हें और करीब ला रहा था। ये किस कोई साधारण किस नहीं था, यह उनके दिलों की धड़कनों को एक कर रहा था, जैसे दो आत्माएं एक हो गई हों। किस करते करते कुछ पल बाद जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब वे धीमे धीमे एक दूसरे से अलग हुए। उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पल को पूरी तरह से जी रहे हों। तभी निर्वाण ने अचानक से निराली को अपनी बाहों में उठा लिया। निराली हंस पड़ी, लेकिन अपने हाथों को उसके गले के चारों ओर लपेट लिया। उसकी हंसी में एक हल्की शरारत थी, पर साथ ही उसमें निर्वाण पर पूरा भरोसा था। वो बिना किसी विरोध के चुपचाप उसे जहां ले जा रहा था उसे ले जाने दे रही थी। निर्वाण उसे लेकर छत के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां एक सुंदर झूला लटका हुआ था। वह झूला किसी पुराने बंगाली घर के झूले जैसा दिखता था, चौड़ा, सुंदर और एकदम आरामदायक। इस झूले पर दो लोग आराम से लेट सकते थे। ये जगह पूरी तरह से सजाई हुई थी, जैसे इस पल के इंतजार में हो। आसपास दियों की हल्की रोशनी, रात का खुला आसमान और हल्की ठंडी हवा इस माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। निर्वाण ने पहले खुद उस झूले पर बैठा और फिर अपने साथ निराली को भी बिठा लिया। अब वे दोनों एक दूसरे के करीब आकर लेटे हुए थे। निराली ने अपने सिर को निर्वाण के हाथ पर रख लिया और निर्वाण ने हल्के से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वे दोनों बस वहीं लेटे हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस गहरी नज़रों की मुलाकात में उनकी आत्माएं एक दूसरे से बातें कर रही थीं और इस पल में किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी देर तक सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती हल्की संगीत की धुन थी, जो उनके बीच की खामोशी को भर रही थी। वे दोनों इतने खोए हुए थे कि किसी और चीज़ का ध्यान ही नहीं था। तभी एक हवा का झोंका आया, जो निराली के बालों को उसकी आंखों पर डालकर गुजर गया। निराली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और निर्वाण उसकी इस खूबसूरती को निहारता रहा। उसने धीरे से निराली के चेहरे पर आए लटों को हटाया और फिर उन लटों को उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी इस कोमल हरकत ने निराली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला दी। फिर निर्वाण ने उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और हल्की सी आवाज में पूछा, तो आप सच में हमसे शादी करेंगी? उसकी इस बात पर निराली ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ अपनी भौहें उठाई और सवाल के जवाब में सवाल किया, क्यों, आपको कोई शक है? निर्वाण ने उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, नहीं, शक नहीं है, बस पूछना था कि कब। निराली ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, तो ये भी पूछते जब तुम चाहो, हम कर सकते हैं। निर्वाण उसकी बात पर सहमत होते हुए मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में एक तरह की राहत और खुशी थी। फिर वह मजाकिया अंदाज में बोला, तो आपको शादी कैसे करनी है? इस पर निराली ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस शादी में सारे फंक्शन 2 दिन में हो जाएं, और जब हम फेरे लें तो वही वचन लें जिन्हें हम सच में निभाएं, ना कि वह जो किसी और ने लिखे हैं, जिन्हें हमें बस देना होता है भले ही हम उन्हें निभाने में असफल रहें। और एक बात और, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जिसके दिल में मेरे लिए गलत भावना हो। बस वही लोग हों जो हमारे लिए सच्चे दिल से अच्छा चाहें। निर्वाण ने उसकी बात सुनते हुए उसे गले लगाया और कहा, लेकिन आपको ये कैसे समझ आएगा कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है? इस पर निराली ने थोड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। निर्वाण उसकी बात से थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने उसकी आंखों की चमक में एक अजीब सा आत्मविश्वास देखा। उसे निराली पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा, बस हामी भर दी और मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। इसके बाद वे दोनों शादी के बारे में और बातें करने लगे। हवा की धीमी धीमी लहरें उनके इर्द गिर्द बह रही थीं, जैसे इस नाजुक पल को और गहरा बना रही हों।
वे दोनों झूले पर एक दूसरे के बगल में लेटे थे और आसमान में तारे उनकी इस मीठी बातचीत के साक्षी बन रहे थे। निराली ने अपनी कल्पना में पहले ही अपनी शादी की तस्वीर बना ली थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी साधारण हो लेकिन खास हो, उसमें दिखावा ना हो पर उसमें प्यार की गहराई हो। वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में भीड़ भाड़ हो जहां लोग बस नाम के लिए आते हैं। उसकी शादी में सिर्फ वही लोग हों जो सच में उन्हें खुश देखना चाहते हैं। ये सुनकर निर्वाण उसकी समझदारी और गहराई पर और भी फिदा हो गया। वह उसे ध्यान से सुनते हुए कहता है, तुम्हारी हर बात में एक खासियत है, एक ऐसा नजरिया जो मैं शायद कभी खुद सोच भी नहीं पाता। यही कारण है कि तुम इतनी खास हो जाती हो। सवाल 1, क्या इनकी शादी बिना किसी परेशानी के हो जाएगी? चैप्टर 76, काशावी जी का फैसला, निराली के रिश्ते की बात और मां की तरह प्यार। मुंबई में आज का दिन थोड़ा अलग था। काशवी जी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, खासकर मेड से हुई बातचीत के बाद। जो बातें उन्होंने सुनी वो सीधे उनके दिल पर लगी। उन्होंने बहुत कोशिशें की थी सारिका को समझाने की, उसे सही रास्ते पर लाने की, लेकिन अब लगता था कि वह कोशिशें बेकार जा रही हैं। इसीलिए आज काशवी जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वह अब सारिका को उसके हाल पर छोड़ देंगी। जितनी कोशिशें करनी थी वो कर चुकी थीं। अब उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस और प्यार निराली को देना था। आखिरकार पता नहीं कब उसकी शादी तय हो जाए और अभी ही मिली उनकी राजकुमारी फिर से उनसे दूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया जी इस फैसले से थोड़ा हैरान थीं। उन्हें लगा था कि काशवी जी शायद और कोशिश करेंगी, लेकिन वो इस फैसले को पूरी तरह गलत भी नहीं मानती थीं। उनके अनुसार कहीं न कहीं ये फैसला सही भी था। आखिरकार जितनी ऊर्जा उन्होंने सारिका में झोंक दी थी, अब उतनी ही ऊर्जा उनकी अपनी बेटी निराली को मिलनी चाहिए। गीतांजलि जी ने तो पहले ही उन दोनों को ये समझाने की कोशिश की थी। वह हमेशा से ये कहती आई थी कि सारिका को समझाना मुश्किल है और शायद अब समय आ गया है कि वह खुद अपनी गलतियों से सीखे। अब जो भी होगा उसे सारिका खुद ही फेस करेगी। उसी समय घर की मेड ने सारिका के कमरे में खाना पहुंचाया, पर सारिका का गुस्सा अपने चरम पर था। हाल ही में संजना के साथ हुई बहस और टकराव के बाद उसे अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकालना था और वो बेचारी मेड ही उसके सामने आ गई। सारिका ने उसे बिना किसी वजह के बहुत बुरी तरह से डांट दिया। उसने कड़वी बातें कही जैसे कि मेड का कोई कसूर हो। उसने मेड को कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता, यहाँ आकर मुझे तंग मत किया करो। मेड, जो पहले से ही थकी और परेशान थी, बाहर आई और बिना कुछ कहे सारिका के कमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आक्रोश और दुख दोनों झलक रहे थे। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बस कुछ दिन और फिर इस घर की असली राजकुमारी आएगी। नखरे उठाने होंगे असली बेटी के, न कि इस नकली परिवार की लावारिस बच्ची के, जिसे ना अपनी औकात का पता है और ना ही किसी से बात करने का तरीका। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। मेड के मन में जितना गुस्सा था उतना ही दर्द भी था। उसे लगता था कि यह सब कुछ गलत हो रहा है और वह सिर्फ सही का साथ चाहती थी। मेड के शब्द हवा में गूंज रहे थे, मानो इस बात का ऐलान कर रहे हों कि बहुत जल्द इस घर में बड़ा बदलाव आने वाला है। घर में माहौल सामान्य था, लेकिन गीतांजलि जी अचानक एक नई घोषणा करती हैं। वह कहती हैं, काशवी बच्चा और सुप्रिया बेटा, आज आलोक आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसके स्वागत की तैयारी करो। आलोक के साथ उसका बेटा राज भी आ रहा है। उनकी इस बात पर काशवी और सुप्रिया मुस्कुरा कर सहमति जताती हैं। काशवी तुरंत बोलती हैं, जी माँ, हम आलोक भाई साहब और राज बेटे का स्वागत अच्छे से करेंगे। सुप्रिया जी थोड़ी उत्साहित होकर कहती हैं, राज को देखे कितना वक्त हो गया है ना, अब तो वो अच्छा खासा जवान और हटा-कटा हो गया होगा। गीतांजलि जी उनकी बात पर हंसते हुए कहती हैं, हाँ, सब कुछ देख लो। आदित्य से भी कह दो कि तैयारी में तुम्हारी मदद करे, और सुप्रिया, जब राज आएगा तब उसे भी अच्छे से देख लेना। इतना कहकर गीतांजलि जी सुप्रिया के सिर पर हल्की टपली मारकर वहां से चली जाती हैं। गीतांजलि जी के जाने के बाद सुप्रिया थोड़ा मजाकिया लहजे में कहती हैं, सारिका और विशाखा की जोड़ी तो सेट हो गई है। अगर राज अच्छा दिखता हो तो हमारी निराली के लिए भी कोई मिल जाएगा। उनकी इस बात पर काशवी जी उन्हें हल्के से रोकते हुए कहती हैं,
अरे अरे, एक पल के लिए रुक जाओ सुप्रिया, हमारी बच्ची अभी अभी हमारी जिंदगी में वापस आई है और तुम उसे विदा करने की बात कर रही हो। सुप्रिया जी बिना हिचकिचाए जवाब देती हैं, कोई बात नहीं, कम से कम रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए, आजकल अच्छे दिखने वाले लड़के आसानी से नहीं मिलते। वो अभी बात कर ही रही थी कि आदित्य जी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या चल रहा है? उनके सवाल पर काशवी जी उन्हें सारी बातें बता देती हैं, गीतांजलि जी की तैयारियों से लेकर सुप्रिया की योजनाओं तक। आदित्य जी सब सुनकर हंसते हुए सुप्रिया जी के सिर पर हल्की टपली मारते हैं और कहते हैं, अगर तुझे अच्छा दिखने वाला लड़का चाहिए तो हमारे नीर के बारे में क्या ख्याल है, हम उसके बारे में भी तो सोच सकते हैं, निराली के लिए। आदित्य जी की इस बात पर काशवी जी को अचानक महसूस होता है कि उनके पति ने इस बारे में पहले से ही सोच रखा था। सुप्रिया जी थोड़ा सोचते हुए कहती हैं, हाँ वो भी एक विकल्प है, लेकिन नीर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और उसका ऑरा कितना ठंडा है, हमारी निराली तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन और खूबसूरत है, क्या वो दोनों मैच करेंगे? आदित्य जी गंभीरता से जवाब देते हैं, प्रिया तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रिया सुप्रिया का घर में निकनेम था। नीर की मां के गुजरने के बाद वह थोड़ा शांत और गुमसुम सा रहने लगा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेदर्द या अजीब है। और वैसे भी वह हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, मैं उससे बेहतर उसे और कोई नहीं समझ सकता। वैसे भी मैंने सारांश से इस बारे में पहले ही बात कर ली है। ये सुनकर काशवी जी थोड़ी हैरानी से पूछती हैं, मतलब आपकी बात हो गई है? आपने हमारी बच्ची की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना हमसे पूछे ले लिया? पूछना तो छोड़ो, आपने हमें बताया तक नहीं, और इतनी जल्दी क्या थी? आदित्य, अभी तो हमारी बच्ची हमारी जिंदगी में आई है और आपने। आदित्य जी तुरंत उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, हमने हमारी बच्ची का रिश्ता तय नहीं किया है। काशवी जी कंफ्यूज होते हुए पूछती हैं, फिर आपने क्या बात की है? आदित्य जी थोड़ी राहत की सांस लेते हुए समझाते हैं, मैंने सारांश से सिर्फ इतना कहा है कि अगर निराली की जिंदगी में कोई और नहीं होगा, और जब भी उसकी शादी की बात आएगी, तो हमारा पहला विचार निर्वाण ही होगा। उनकी बात सुनकर काशवी जी भी थोड़ा शांत हो जाती हैं और अपनी गलती मानते हुए आदित्य जी से माफ़ी मांगती हैं। वातावरण में थोड़ी सी ठंडक और शांति थी, लेकिन सबको इस बात का एहसास हो रहा था कि चीजें अब धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ रही हैं। घर में ये सब बातें चल रही थीं, और माहौल में एक हल्का उत्साह भी था। गीतांजलि जी की बातों ने जैसे सबको एक नई ऊर्जा से भर दिया था। आलोक और राज के आने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। काशवी जी और सुप्रिया जी अपने अपने तरीके से घर की तैयारियों में जुट गई थीं। काशवी ने नौकरों को निर्देश देना शुरू कर दिया, और सुप्रिया जी रसोई में जाकर विशेष पकवान तैयार करने लगीं, क्योंकि आलोक और राज दोनों को घर के बने पारंपरिक व्यंजन बहुत पसंद थे। सुप्रिया जी रसोई में सबको आदेश देते हुए कहती हैं, ध्यान रहे, राज को खीर बहुत पसंद है, तो वह खास बननी चाहिए, और आलोक के लिए उनके फेवरेट मसालेदार आलू भी तैयार रखो। वहीं काशवी जी घर के साज सज्जा पर ध्यान देते हुए कहती हैं, इस बार सजावट साधारण हो लेकिन खास लगे, आखिर घर के अपने बेटे और पोते आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत पूरे दिल से करना है। आदित्य जी भी इस सारी तैयारी को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि घर में एक बार फिर वो उत्सव का माहौल वापस आ गया था, जो कभी कभी बीते दिनों की याद दिलाता था। आलोक और राज के स्वागत की चर्चा के बीच सुप्रिया जी का ध्यान निराली और उसके भविष्य पर भी जा रहा था। उन्होंने मजाक में कहा था, राज अच्छा दिखता हो तो हमारी निराली के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन उनके इस विचार में एक माँ की चिंता भी छिपी थी। सुप्रिया जी चाहती थीं कि निराली को उसका जीवनसाथी जल्द ही मिले, क्योंकि वह जानती थीं कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है और बेटियां कब पंछियों की तरह घर छोड़कर उड़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वहीं काशवी जी को ये सोचकर थोड़ा सुकून भी था कि आदित्य ने पहले ही इस बात पर विचार कर रखा था कि अगर कोई और नहीं होता तो निर्वाण और निराली का रिश्ता सबसे सही होगा। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार निर्वाण उनके सामने बड़ा हुआ था। वह उसे बचपन से जानती थी और जानते हुए भी कि वह थोड़ा शांत और गंभीर स्वभाव का है, उन्हें यह भरोसा था कि वह निराली को समझेगा और उसकी रक्षा करेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर था। क्या निर्वाण और निराली एक दूसरे के लिए सही होंगे? ये सवाल काशवी जी के मन में लगातार घूम रहा था।
उन्होंने आदित्य से पूछा तो था, लेकिन मन में यह सवाल बार बार उठता रहा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया जी को आदित्य की बात समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी वह मजाकिया लहजे में बोली, ठीक है, अगर राज को छोड़ना ही है तो निर्वाण पर भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारा राज अच्छा दिखने वाला और बातूनी भी है, दोनों को एक साथ रखना चाहिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ये सुनकर आदित्य जी फिर से हंस पड़े और बोले, तुम्हारी प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती प्रिया, पहले राज, फिर नीर, और अब ये चमत्कार की बातें। सुप्रिया जी भी हंसते हुए कहती हैं, देख लेना, जो होना होगा वही होगा, लेकिन मेरी बच्ची को तो कोई राजकुमार ही मिलना चाहिए। उसी समय काशवी जी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारी निराली खुश रहे, चाहे उसका जीवन साथी कोई भी हो, लेकिन मैं उसे जल्दबाजी में कहीं नहीं भेजने वाली। आदित्य जी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हर चीज का सही समय होता है, जब वह समय आएगा तब हम देखेंगे। उस समय पूरे घर में एक शांति का भाव था, लेकिन साथ ही आने वाले दिनों को लेकर एक उत्सुकता भी थी। हर कोई सोच रहा था कि जब आलोक और राज आएंगे तो क्या बातें होंगी। वहीं निराली की शादी को लेकर जो बातें छिड़ी थीं, वह भी अब किसी बड़े निर्णय का संकेत दे रही थीं। गीतांजलि जी, जो अब घर के किसी कोने में आराम से बैठी थीं, इन सभी तैयारियों और चर्चाओं को दूर से देख रही थीं। उनके मन में ये बात गूंज रही थी कि घर में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोनावाला से निराली और निर्वाण को छोड़कर बाकी सब लोग मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। निर्वाण ने पहले ही अपने फ़ोन से सभी को कॉल कर किसी काम का बहाना देकर उनसे पहले मुंबई पहुंचने की बात कह दी थी। साथ ही उसने निराली के फ़ोन से उसके दोस्तों और भाई को एक मैसेज भी भेज दिया था। निराली के भाई को यह मैसेज देखकर कुछ संदेह हुआ और वे उससे फ़ोन पर बात करना चाहते थे। अचानक आए इस मैसेज पर उनका भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। उन्हें चिंता थी कि निराली के फ़ोन से आए इस संदेश के पीछे कुछ और न हो। हालांकि दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने निराली के भाई को ये समझाने की कोशिश की कि निराली का फ़ोन खोना असंभव है। उसका फ़ोन अत्यधिक उन्नत सिक्योरिटी सिस्टम से सुरक्षित था, जिसे बिना उसकी सहमति के कोई अनलॉक नहीं कर सकता था। इसलिए अगर किसी और ने भी फ़ोन से मैसेज भेजा है तो वह निश्चित रूप से निराली की मर्जी से ही भेजा गया होगा। उन्होंने भाई को समझाया कि निराली बिल्कुल ठीक है और किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार दोस्तों की समझाइश के बाद भाई और बाकी लोग मुंबई की ओर निकलने का फैसला करते हैं, इस भरोसे के साथ कि सब कुछ ठीक है। उधर लोनावाला की उसी छत पर, जहां कुछ देर पहले निर्वाण ने निराली से अपने प्यार का इजहार किया था, अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। निराली निर्वाण को खाना खिला रही थी और बीच बीच में निर्वाण भी उसे कुछ बाइट खिला देता था। दरअसल निर्वाण दिन भर की तैयारी और इंतजाम में इतना व्यस्त था कि उसने खुद खाना नहीं खाया था। हालांकि वह ये भी नहीं चाहता था कि निराली भूखी रहे, इसलिए उसने पहले उसे खाना खाने दिया, फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट किया उस 17 साल की लड़की को उसके पास भेजकर। मगर उसने साफ कह रखा था कि जब निराली खाना खाना हो जाए तभी उसे बुलाकर लाना। लेकिन जब निराली ने उससे ये पूछा कि क्या उसने खाना खा लिया, तो निर्वाण ने झूठ में हाँ कह दिया। पर पता नहीं कैसे निराली ने उसका झूठ पकड़ लिया। उसने तुरंत उसके लिए खाना मंगवाया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। इस वक्त निर्वाण के दिल में एक हल्की सी उदासी भी थी। वो न चाहते हुए भी अपनी माँ माधुरी जी की याद कर रहा था। निराली को खाना खिलाते हुए उसे ध्यान आया कि उसकी माँ भी कभी इसी तरह उसे प्यार से खाना खिलाया करती थी, जब वह भूखा होता था और झूठ बोलता था कि उसने खाना खा लिया है। उसकी माँ हमेशा जान जाती थी कि उनका बेटा भूखा है, और वही फिक्र और प्यार आज वह निराली में देख रहा था। निर्वाण की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वह नहीं चाहता था कि इस खुशनुमा और प्यार भरे पल में निराली उसके मन की उदासी को भांप ले। मगर निराली भी इस वक्त काफ़ी समझदार थी। उसने निर्वाण के चेहरे के भावों को महसूस किया, उसकी दिल की बातें सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने धीरे धीरे उसकी प्लेट में रखे आखिरी बाइट को उठाया और उसे खिलाते हुए मुस्कुराए। तुम्हारी माँ भी तुम्हें ऐसे ही खिलाती होंगी, है ना? निराली ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। निर्वाण ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ,
वो भी ऐसे ही खिलाती थी। तुम्हें कैसे पता? प्यार जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती नीर, बस एहसास करना होता है, निराली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातों में सच्चाई और प्यार दोनों झलक रहे थे। निर्वाण ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वह सच्चाई महसूस की। वह जानता था कि उसके जीवन में अब निराली का स्थान क्या है। वह उसकी साथी, उसकी हमसफर और शायद उसकी माँ की तरह उसकी देखभाल करने वाली बन गई थी। उन दोनों के बीच अब केवल मौन का एक खूबसूरत संवाद था। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान में तारे जगमगा रहे थे और उनकी रोशनी में दोनों एक दूसरे के साथ इस अद्भुत पल का आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया हो। निर्वाण ने निराली की तरफ देखा और दिल से महसूस किया कि वह उसे कितना चाहने लगा है। निराली ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी भावनाओं को पढ़ लिया। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और इसी तरह बिना कुछ बोले बस एक दूसरे के साथ रहने का सुकून महसूस किया। इस पूरे समय दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी वह महज शब्दों से परे थी। यह एक ऐसा पल था जहां दो दिलों के बीच की खामोशी ने सब कुछ कह दिया था। और सच में बिना बातों के ही बातें हो रही थी, क्योंकि निर्वाण के दिमाग में तो कोई ख्याल चल ही नहीं रहा, जो हलचल मची हुई थी वो दिल में थी। 1. कौन है आलोक और राज? 2. क्या सुप्रिया जी का कहना सच होगा और राज आ पाएगा निराली और निर्वाण के बीच? 3. क्या काशवी जी सच में सारिका को अपने हाल पर छोड़ देंगी? चैप्टर 77 निराली की केयर। निराली बड़े ही प्यार से निर्वाण को खाना खिला चुकी थी। वह धीरे धीरे हर बाइट उसे खिला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। बीच बीच में वह उसके चेहरे को नैपकिन से साफ कर रही थी, जो निर्वाण के लिए थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो जिसे कोई देखभाल कर रहा हो। वह खुद को इतना कमजोर या डिपेंडेंट नहीं मानता था, और शायद इसी वजह से उसे ये थोड़ा असहज कर रहा था। निर्वाण की आंखों में जो हल्की उलझन थी, उसे देखकर निराली को भी जल्दी ही समझ आ गया कि वह कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट और केयरिंग हो गई है। उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही कोमलता से पेश आ रही थी। अपने पूरे जीवन में, खासकर अपनी पहली जिंदगी में, उसने कभी किसी के लिए इतना स्नेह या देखभाल का इजहार नहीं किया था, सिवाय अपनी दादी के। पहली जिंदगी में लोग उसे अक्सर एक कोल्ड हार्टेड इंसान मानते थे। उसके टीममेट्स, कलीग्स, चीफ और यहाँ तक कि वो देश के लोग जिनके लिए उसने अपनी जान तक की कुर्बानी दी थी, सभी उसे एक जिम्मेदार लेकिन भावनाओं से दूर इंसान के रूप में जानते थे। वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रही, लेकिन उसमें कोई पर्सनल टच नहीं था। उसकी ड्यूटी उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन उसमें प्यार या व्यक्तिगत जुड़ाव की कोई जगह नहीं थी। अब इस नई जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। निराली, जो बाहर से बेहद नाजुक और मासूम दिखती थी, अंदर से उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि इस बार उसे एक बड़ा और प्यार से भरा हुआ परिवार मिला था, बहुत सारे दोस्त मिले थे, फिर भी उसने कभी किसी के लिए इस तरह का स्नेह महसूस नहीं किया था। निराली के मन में ये सारे ख्याल आते रहे और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे खुद पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार उसे भी इस तरह के इमोशंस का अनुभव हो रहा था। वह समझ पा रही थी कि किसी अपने के पास होना, उसका साथ होना कितना सुखद होता है। किसी के प्यार का एहसास करना, उसकी केयर करना और बदले में उसकी फिक्र पाना कितना खूबसूरत होता है। उसने पहले भी बहुत सारे लोगों की मदद की थी, कई लोगों के लिए कुछ किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस नई जिंदगी में उसे कुछ और सीखने को मिल रहा है। पहली जिंदगी में जहां उसकी पहचान एक जिम्मेदार लेकिन इमोशंस से रहित इंसान के रूप में थी, वहीं अब दूसरी जिंदगी ने उसे वो मौका दिया था कि वह अपने दिल के उन दरवाजों को खोल सके जिन्हें उसने पहले बंद कर रखा था। निराली सोचने लगी, क्या ये सब एक इनाम है? शायद ये उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानियों का फल था कि अब उसे एक ऐसा जीवन मिला है जहां वह हर एक इमोशन को फील कर सकती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी किसी का इतना प्यार और ध्यान मिलेगा। वह निर्वाण की ओर देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। यह नई जिंदगी उसे और भी ज्यादा इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से भर देगी। आखिरकार अब उसे वह मौका मिल रहा था कि वह महसूस कर सके कि किसी के साथ प्यार और अपनापन कैसा होता है, जब कोई आपको दिल से चाहता है और आपकी फिक्र करता है। निराली ने सोचा, शायद यही इस जिंदगी का असली मतलब है,
उन चीज़ों को महसूस करना और एक्सपीरियंस करना जिन्हें हमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसकी लाइफ का सफ़र और भी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है और वह निर्वाण की आंखों में देखते हुए उसे महसूस करती है कि वह अब इस सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार है। निर्वाण ने देखा कि निराली किसी गहरी सोच में है, तो उसने अचानक उसके गालों को हल्के से खींच दिया। उसकी इस हरकत पर निराली ने गुस्से से उसे घूरा, जैसे वो कह रही हो, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन निर्वाण ने उसकी आंखों में देखते हुए मजाकिया अंदाज में उसे एक प्लेफुल सा विंक दे दिया। निराली उसकी तरफ शरारती मुस्कान के साथ पूछने लगी, आर यू फ्लर्टिंग? निर्वाण ने फौरन भोलेपन से कहा, नहीं, वो क्या होता है? निराली को उसकी इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में उसे देखा तो निर्वाण ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे, मजाक कर रहा था। अब से किसी से भी, खुद से भी फ्लर्ट नहीं करूंगा। उसकी ये मासूमियत देख निराली हंसने लगी और उसकी खिलखिलाती हंसी ने दिखा दिया कि उसका गुस्सा सिर्फ दिखावा था। ये देखकर निर्वाण थोड़ा शरारत भरे लहजे में बोला, तो आप हमारा मजाक बना रही हैं? हम तो सच में डर गए थे। चलो, अब बताते हैं कि फ्लर्ट क्या होता है। निराली उसकी तरफ प्लेफुल अंदाज में भागते हुए बोली, बताओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और फिर छत के एक कोने से दूसरे कोने तक भागने लगी। दोनों असल में तेज दौड़ सकते थे, लेकिन इस वक्त वो जैसे बच्चों की तरह खेल रहे थे, बेफिक्र और मस्ती से भरे हुए। हर बार जब निराली दौड़ती, उसकी पायलें बज उठतीं और गुलाब की पंखुड़ियां जो छत पर बिखरी थीं, हवा में उड़ने लगतीं। चारों ओर एक जादुई सा माहौल बन गया था। निर्वाण निराली को पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा और करीब आता जा रहा था, लेकिन हर बार निराली मुस्कुराते हुए थोड़ा और तेजी से भागती। उनकी हंसी छत पर गूंज रही थी और ऊपर आसमान में चमकते चांद की रोशनी उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। चांदनी रात, हवाओं का हल्का स्पर्श, गुलाब की महक और उन दोनों की खिलखिलाहटें जैसे इस पल को हमेशा के लिए थाम लेना चाह रही थीं। हवा में एक मिठास थी जो उन दोनों के प्यार और मासूमियत से भरी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पल कभी खत्म न हो। वहीं दूसरी तरफ मानसी और तंज आज एक रोमांटिक डिनर डेट पर गए हुए थे। मानसी उस दिन के घटना के बाद तंज से नाराज थी, इसलिए तंज ने उसे मनाने के लिए एक खूबसूरत और रोमांटिक डिनर डेट पर ले जाने का फैसला किया था। मानसी ने आज काफ़ी सिंपल तरीके से खुद को तैयार किया था। वह नाराज़गी के बावजूद रोज से ज़्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने पर्पल कलर का एथनिक टॉप पहना था और नीचे सिंपल प्लाजो पैंट्स के साथ स्नीकर्स पहने हुए थे। उसने आज बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और उसके कानों में छोटे पल टॉप्स थे। हाथ में उसने स्किन कलर का एक बैग पकड़ा था, जिस पर एक क्यूट सी बिल्ली बनी हुई थी। उसकी आंखें बिना लेंस और आईलैशेज के साफ और जीवंत लग रही थीं। उसकी पलकें हल्की और नाजुक थीं और उसके चेहरे की चमक आज किसी ग्लिटर की तरह नहीं थी जो सबका ध्यान तो अट्रैक्ट करे मगर थोड़ी देर देख लो आंखें। ये चमक एक सॉफ्ट, नेचुरल लुक देती थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। तंज ने जब मानसी को देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी और के साथ हो। मानसी ने जब टेबल पर अपना बैग जोर से रखा तब तंज को होश आया। उसने समझा कि मानसी चाहती है कि वह उसके लिए चेयर खींचे और उसने ऐसा किया, लेकिन मानसी ने चेयर पर बैठने के बजाय तंज की चेयर पर बैठ गई। तंज, जिसे कई लड़कियों से जान पहचान थी, जानता था कि नाराज और गुस्से वाली लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं ताकि वे अपनी नाराजगी को दिखा सकें और अगर हमें उनकी भावनाओं की कदर है तो हमें उन्हें मनाने के लिए प्रयास करना होगा। तंज ने मानसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी, मैं सच में तुम्हें बताने वाला था कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। बस मुझे डर था कि यह सुनकर तुम मुझसे दूर हो जाओगी। प्लीज़ बेबी, कोशिश करो समझने की। अगर तुम मुझे नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? तंज की बातों में एक छल था जो उसकी असलियत को छुपाए हुए था। मानसी की नाराजगी को दूर करने के लिए तंज ने इस झूठे बहाने का सहारा लिया, जबकि उसकी असलियत और इरादे कुछ और थे। उसकी चालाकी से अनजान मानसी तंज के शब्दों पर विश्वास करने लगी थी। कौन कौन से सरप्राइज वेट कर रहे हैं निराली और निर के लोनावाला से लौटने का? क्या मानसी फिर से तंज बातों में आ जाएगी? चैप्टर 78 मैं उस दुनिया में आऊंगी। निराली और निर्वाण अब भी उसी छत पर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। उनका मासूम सा खेल अब और भी मज़ेदार हो चुका था। थोड़ी देर बाद अचानक से छत का अंत आ गया।
निर्वाण ने इसे देखा और तुरंत ही चुटकी लेते हुए कहा, अब कहाँ जाएंगी आप? निराली पहले तो मुस्कुराई और फिर अचानक से पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगी। उसे इस तरह पीछे जाते देख निर्वाण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराते हुए बोला, ये क्या कर रही हैं आप? पीछे छत का आखिरी हिस्सा है, आप गिर जाएंगी। निराली उसकी ओर देखते हुए बस मुस्कुराती रही। वह वहीं रुक गई, लेकिन अब भी वह बहुत ही क्रूशल जगह पर खड़ी थी। छत की रेलिंग बहुत ऊंची नहीं थी और उसका संतुलन बिगड़ सकता था। ये देख निर्वाण तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसे किसी भी खतरे से बचाना चाहता हो। निर्वाण ने प्यार भरे लहजे में उससे शिकायत की, क्या कर रही हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? निराली ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में पूछा, क्या होगा आपका? निर्वाण ने उसकी बात सुनकर थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, हमने सोचा था आप भी उन टिपिकल बीवियों की तरह बोलेंगी, ऐसा नहीं बोलते। उसने मजाकिया तरीके से निराली के मुंह पर हाथ रख दिया, मानो उसकी नकल कर रहा हो। इस पर निराली मुस्कुराई और गहराई से बोलने लगी, लेकिन मौत एक सच है जिसे सच देखने वाले लोग झूठला नहीं सकते, और जिंदगी एक भ्रम है, एक सुखद भ्रम। उस भ्रम में रहने वाले लोग ही मौत से डरते हैं। निर्वाण उसकी गहरी बातों से थोड़ा गंभीर हो गया। वह उसके गालों को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए धीमे से पूछता है, तो आपको मौत से डर नहीं लगता? निराली ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। निर्वाण ने अब और गंभीर होकर दूसरा सवाल किया, और अगर कल मैं ना रहूं तो? इस सवाल पर निराली ने निर्वाण के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया, तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, उस दुनिया में आऊंगी जहां तुम हो, उस गली में, उस शहर में तुम्हारा ठिकाना ढूंढ लूंगी, उस शरीर को तलाश लूंगी जिसमें तुम्हारी आत्मा बसी हो, उन धड़कनों को सुन लूंगी जहां तुम धड़कते हो। मैं हर जगह खोज लूंगी तुम्हें, क्योंकि मेरे हो और हमेशा रहोगे। उसके शब्द निर्वाण के दिल में गहरे उतर गए। वह कुछ पल के लिए निराली की बातों से स्तब्ध रह गया। उसके शब्दों में एक दृढ़ आत्मविश्वास और प्यार का अटूट बंधन झलक रहा था। उसकी हर बात में एक अजीब सच्चाई थी, जैसे वह सचमुच उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी से भी ज्यादा तेज उसकी आंखों और उसके शब्दों का प्रभाव था, जैसे वह किसी अपने से मिल चुकी हो। माहौल अब पूरी तरह से शांत था, लेकिन इस शांति में भी एक गहरी समझदारी और प्यार की बात चल रही थी। आसमान में चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था और उसके चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच एक अनकहा गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे ये पल उनका अपना था, जिसमें कोई और जगह नहीं थी, बस वो और उनकी बातें। निर्वाण निराली को लेकर छत के बाजू में बने कमरे में लेकर आता है। कमरे के अंदर एक खूबसूरत सी साग की टेबल रखी हुई थी, उसके पास एक आरामदायक आर्म चेयर रखी हुई थी, एक सिंगल प्लेन बेड था जो लकड़ियों और हाथों की कारीगरी से बुना गया था। कमरा पारंपरिक नक्काशी से सजा हुआ होता है और एक छोटा सा अलमेरा भी रखा होता है। उसके पास एक आईना लगा होता है, उसके पास एक दो ड्रॉवर। निर्वाण निराली को उस अलमेरा के पास ले जाता है, उसके पास जाता है और उसे एक उस ड्रॉवर के सामने वाले मेज पर बिठा देता है। निराली शांति से उसे निहार रही थी। वो उसको ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी तस्वीर को देखकर अपने आंखों में बसा लेना चाहती हो, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और शांति ऐसी थी जैसे वो उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। निर्वाण उसे ऐसा खुद को देख एक पल के लिए हैरान हुआ और हिचकिचाया, फिर अचानक मुस्कुरा दिया, फिर उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा देता है और उसकी नाक पहनी नथ को उतार देता है और उसके नाक छोटी सी किस करता है। फिर वो उसके बालों का जुड़ा खोल देता है और उसके सर पर भी हल्के से किस करता है। फिर ऐसे ही वो उसके गले से पुतलिया और गहू हार निकाल कर वहां पर किस करता है। वही निराली अपनी आंखें बंद करके शांत सी वहां पर बैठी हुई थी। वो एक अविश्वसनीय मूर्ति लग रही थी, जिसे किसी उच्च शायर या लेखक के शायरी या कविता से लिया गया हो। एक एक कर सारे गहने निकालने के बाद वो अलमेरा से एक ड्रेस निकाल कर निराली को पकड़ा देता है। वो ड्रेस स्काई ब्लू कलर में थी, उसके ऊपर वाइट डॉट्स भी बने हुए थे और वो नी लेंथ स्लीवलेस ड्रेस थी। निराली भी उसकी बात समझकर वो ड्रेस ले वॉशरूम में ले जाती है। निर्वाण भी अपने कपड़े लेकर उस छोटे से कमरे से बाहर जाकर दूसरी तरफ के बाथरूम में फ्रेश हो जाता है। विषयों की खोज करती है। इस उपन्यास में आयशा की कहानी है।
जो अपने प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त द्वारा धोखा दिए जाने के बाद अतीत में लौटकर प्रतिशोध लेने का मौका पाती है। इस प्रतिशोध की राह पर उसकी मुलाकात राज से होती है, जो एक सफल व्यवसायी है और वर्षों से उससे चुपचाप प्यार करता है। उनकी यात्रा में कई दिलचस्प मोड़ और गहन भावनाएं होती हैं, जो बहुत सुंदर तरीके से सामने आती हैं। यहाँ एक दिलचस्प दृश्य का जिक्र है। आयशा की पहली मुलाकात राज से एक शांत समुद्र तट पर होती है, जहाँ वह अपने पुराने दर्द से उबरने की कोशिश कर रही होती है। राज, एक शांत और आकर्षक व्यक्ति, उसकी ओर बढ़ता है और उनकी बातचीत एक अनकही कनेक्शन को जन्म देती है। ये खास पल उनकी कहानी की शुरुआत करता है और रोमांस और रहस्य के नए स्तर जोड़ता है। चैप्टर 79, कियारा और कैथरीन। निर्वाण की आवाज़ सुन निराली हैरानी से उस तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए नामे सिर हिला देती है। उसकी मुस्कान देखकर नील कहीं खो जाता है, फिर अचानक से आगे बढ़कर निराली को गले लगा लेता है, जिससे पहले से निराली हैरान हो जाती है, पर फिर जल्दी से वो भी उसे बाहों में भर लेती है। निर्वाण निराली से उसे बाहों में कसते हुए कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जिस पर निराली भी हामी भरते हुए कहती है, मेरा भी। तभी अचानक निर्वाण उसे बाहों में उठा लेता है और बेड पे ले जाके सुला देता है। एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है और उसके आंखों पे हाथ रखकर थपथपाने लग जाता है। उसको खुद को बच्चों की ट्रीट करता देख निराली हैरान हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए सोने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लग जाती है। वही निर्वाण को जब ये एहसास होता है तो वो अपना हाथ हटाकर उसे निहारने लगता है और उसे निहारते हुए ही पता नहीं रात के किस पहर उसकी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका, दो लड़कियां एक टेबल पर आमने सामने बैठी हुई थी। दोनों ही दिखने में काफ़ी खूबसूरत पर खतरनाक लग रही थी। एक ने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग लेदर से बनी ड्रेस पहनी हुई थी, उसके बाल लाल रंग के थे, उसकी आंखें भी कत्थई थी, तो दूसरी ने पर्पल कलर का बॉडी हागन ड्रेस और उस लड़की के हाथ में एक सिगरेट थी। वो अभी तक जलाई नहीं थी, बल्कि वो उस सिगरेट को ध्यान से देखते हुए उससे खेल रही थी। ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ने सामने वाली लड़की से उस सिगरेट को लेते हुए पूछा, तुम क्या सोच रही हो? फिर भी उस लड़की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो फिर से सवाल करती है, कैथरीन तुम सुन भी रही हो? हाँ, कैथरीन आलसाई हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द में जवाब देती है। जिस पर वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की फिर से पूछती है, तो क्या सोचा है? जिस पर कैथरीन हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, अगले महीने ने एक डील इंडिया में होने वाली है और हम तभी इंडिया जा रहे हैं, क्या ये ठीक है मायरा? जिस पर वो लड़की थोड़ा नाखुश होते हुए कहती है, क्या हम थोड़ा पहले नहीं जा सकते हैं? जिस पर कैथरीन एक शब्द में जवाब देती हैं, नहीं। जिस पर कियारा वहां से उठकर चली जाती है। उसे इस तरह से नाराज होते हुए जाते देख कैथरीन भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भार्गव मैंशन में एक बाद एक कार आ रही थी। जब कार का दरवाजा खुला, एक तरफ से एक जवान लड़का उतरा तो दूसरी तरफ से एक मिडिल एज आदमी उतारा। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें सैल्यूट किया और उनका स्वागत किया। अंदर सारा परिवार, जिनमें बस बच्चे घर पर नहीं थे, सब खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। गीतांजलि जी के हाथ में आरती की थाल थी, जिस थाल से उन्होंने अंदर आए आलोक जी और उनके बेटे राज की आरती उतारी और उन्हें अंदर लेकर आए। वो सब सोफे पर बैठ गए। नौकर उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गए और उन्हें सर्व किया। वही उन लोगों में यहाँ वहाँ की बातें चल रही थी। तभी आलोक जी बोले, ये बच्चे कहीं नहीं दिख रहे हैं। जिस पर दादाजी ने जवाब देते हुए कहा, वो सब एक वेकेशन पर गए हैं। जिस पर आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओह अच्छा है, बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, सारिका भी गई हुई है क्या नहीं? जिस पर गीतांजलि जी जवाब देते हुए कहती है, नहीं, वो तो अपने कॉलेज और अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग में बिजी है, वही बाकी बच्चों का कल से मास्टर्स चालू होगा। उसकी बात पर आलोक जी सहमत होते हुए कहते, ये बात भी सही है, पढ़ाई जरूरी है। वैसे तो राज का भी अभी मास्टर्स शुरू हुआ है, लेकिन इसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए इसकी शादी की रट लगाए बैठी है। लेकिन इसमें किया भी क्या जा सकता है, माँ है, आखिर माँ को मना नहीं कर सकते हैं ना। उनकी बात कहाँ से कहा जा रही थी, इसलिए सब शांत रहे, लेकिन उनकी बातों से बहुत सारी बातें या यूं कहे इरादे बेपर्दा हो रहे थे। तभी बाहर से कुछ आवाज आए तो उन्होंने पाया कि अर्थव, अयान, अहीर और आहान घर आ चुके थे और उनके साथ नील भी था। वहीं दूसरी तरफ भार्गव मैंशन में एक करके कारें आने लगीं। जब एक कार का दरवाज़ा खुला तो एक तरफ से एक जवान लड़का उतरा और दूसरी तरफ से एक मिडिल एज आदमी।
उन्हें देखते ही गार्ड्स ने उन्हें सैल्यूट किया और बड़े आदर से स्वागत किया। अंदर परिवार के सदस्य पहले से ही खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। घर के बच्चे छोड़कर बाकी सभी मौजूद थे। गीतांजलि जी के हाथों में आरती की थाल थी, जिससे उन्होंने आलोक जी और उनके बेटे राज की आरती उतारी और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। दोनों को अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया गया। नौकर चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर तुरंत हाजिर हो गए और उन्होंने आदर से उन दोनों के आगे रख दिया। कुछ औपचारिक बातचीत शुरू हो गई, जिसमें घर और व्यापार से जुड़ी इधर उधर की बातें शामिल थीं। बातचीत के बीच आलोक जी ने एकदम से पूछा, बच्चे नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं सब? इस पर दादाजी ने जवाब दिया, वो सब एक वेकेशन पर गए हुए हैं, थोड़ी मस्ती करने का वक्त मिल गया उन्हें। आलोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। वैसे सारिका भी गई हुई है क्या? गीतांजलि जी ने जवाब दिया, नहीं, सारिका तो अपने कॉलेज और दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में बिजी है। वैसे भी बाकी बच्चों का कल से मास्टर्स शुरू हो रहा है, तो वे भी तैयारियों में लगे होंगे। इस पर आलोक जी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। वैसे राज का भी मास्टर्स शुरू हो गया है, लेकिन इसकी दादी इसकी शादी की रट लगाए बैठी हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए बार बार यही कहती हैं कि शादी जल्दी करवा दो। लेकिन इसमें किया भी क्या जा सकता है, माँ की बात तो माननी ही पड़ेगी, है ना? आलोक जी की बात थोड़ी अनसुलझी थी और उनका उद्देश्य कुछ और ही लग रहा था। परिवार के बाकी सदस्यों ने चुप्पी साध ली, लेकिन उनके शब्दों से काफी कुछ साफ हो रहा था। शायद कुछ छुपे इरादे या फिर कुछ भविष्य की योजनाएं। घर के माहौल में एक हल्की बेचैनी महसूस होने लगी। तभी बाहर कुछ हलचल हुई और सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। अर्थव, अयान, अहीर और आहान घर लौट चुके थे। उनके साथ निर्वाण भी था। लड़कों की हंसी ठिठोली से घर में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा आ गई थी। लेकिन आलोक जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उनकी आंखों में किसी योजना की झलक दिख रही थी। राज ने भी एक नज़र लड़कों पर डाली और फिर अपने पिता की ओर देखा, मानो कुछ अनकहा समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ये सवाल सबके दिमाग में कौंध गया। 1. क्या आलोक जी की बातें सिर्फ मास्टर्स और शादी तक सीमित हैं, या इसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? 2. क्या सारिका भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसे अब तक सब नज़रअंदाज कर रहे हैं? चैप्टर 80, आलोक जी के असली इरादे। भार्गव मैंशन में जब सब वापस आते हैं, तो गीतांजलि जी उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उनकी नज़र निराली, निर्वाण और बाकी टीम को ना देखकर थोड़ा चिंतित हो जाती है। वो थोड़ी हैरानी से पूछती हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? अर्थव तुरंत जवाब देता है, कल से उनके कॉलेज शुरू हो रहे हैं, तो वे अपना अपना काम खत्म करने चले गए हैं। उसने निर्वाण और निराली के पहले से चले जाने का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उसे लगता था कि उसने झूठ नहीं कहा और तकनीकी रूप से उसकी बात सही ही थी। घरवाले भी अर्थव की बात पर बिना किसी शक के यकीन कर लेते हैं। आखिर सभी को पता था कि सारे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी संतुलित कर लेते हैं। इसी वजह से किसी ने और कोई सवाल नहीं किया। तभी सभी की नज़रें हॉल में बैठे आलोक जी और उनके बेटे राज पर पड़ी। उनका अचानक आना कुछ अप्रत्याशित था और एक पल के लिए सभी थोड़े हैरान हो गए। अर्थव ने हल्की मुस्कान के साथ गीतांजलि जी से कहा, आलोक अंकल और राज आए हैं, दादी माँ। गीतांजलि जी ने सिर हिलाया और बाकी सब लोग भी हॉल में आकर बैठ गए। राज खड़ा होकर सबसे पहले अर्थव को ग्रीट करता है, हेलो बड़े भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अर्थव ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, काफी वक्त हो गया, कैसे हो? हालांकि अर्थव और राज एक दूसरे के बहुत करीब नहीं थे, लेकिन उनके बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। उनके बीच की दूरी महज परिवार के बीच की दूरी थी, जिसे कभी ज्यादा वक्त नहीं दिया गया। राज उसके लिए एक दूर के रिश्तेदार का बेटा था और बस उतनी ही पहचान थी। सबने एक दूसरे को औपचारिकता से ग्रीट किया और फिर हॉल में आराम से बैठ गए। नौकर जल्दी ही सबके लिए पानी, चाय और कॉफ़ी लेकर आए। अधिकतर लोगों ने कॉफ़ी को चुना, जबकि आहान ने हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा चाय मंगाई। कुछ देर बाद सभी ने अपनी अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और फ्रेश होने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। उनके जाने के बाद भी घर में बातचीत चलती रही, हल्की फुल्की बातें जिनमें कोई गंभीरता नहीं थी।
खाने का समय होते ही डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा दिया गया और सभी लोग धीरे धीरे टेबल पर आकर बैठ गए। माहौल अब भी सौहार्दपूर्ण था, लेकिन आलोक जी की आंखों में कुछ छुपी हुई बेचैनी झलक रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हों। खाने के बीच में आलोक जी ने अचानक सारिका और राज की शादी का जिक्र छेड़ दिया। मैं सोच रहा था, सारिका और राज की शादी पर विचार किया जाए, अब समय भी सही है। उनकी इस बात ने माहौल को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे इस विषय पर कुछ भी कहने से बचना चाहते हों। गीतांजलि जी और दादाजी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दादाजी ने गंभीरता से कहा, आलोक बेटे, सारिका की शादी पहले से ही तय हो चुकी है। उसकी मर्जी से तंश रॉय के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया गया है। आलोक जी और राज दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी असहजता झलक रही थी। आलोक जी ने पहले से तय रिश्ते की बात सुनी तो थोड़ी देर तक चुप रहे। राज के चेहरे पर हल्की सी निराशा थी, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रित रखा। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, मगर वह शांत रहा। आलोक जी ने माहौल को हल्का बनाने की कोशिश में कहा, ओह, ये तो बड़ी खबर है। खैर, खुशी की बात है कि सारिका की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। हम तो बस इतना चाहते थे कि हमारा इतने सालों से दोस्ती से चला आ रहा रिश्ता रिश्तेदारी में बदले और सारिका हमारे घर की बहू बनाती तो हमें काफ़ी खुशी होती, मगर अब उसकी यही इच्छा है तो यही सही। आखिर बच्चों की खुशी में तो हमारी खुशी है। सभी ने आलोक जी की बात पर सहमति में सिर हिलाया, लेकिन हॉल में अब एक अलग ही तनाव महसूस हो रहा था। आलोक जी और राज के हाव भाव से लग रहा था कि उनके न में कुछ और विचार चल रहे थे। आलोक जी और राज जैसे ही सुनते हैं कि सारिका की शादी पहले ही तंश रॉय के साथ तय हो चुकी है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उनके चेहरे की रंगत अचानक बदल गई, जैसे किसी ने उनके सबसे बड़े प्लान पर पानी फेर दिया हो। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ समय से बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, और इस वजह से वे लगातार इसे सुधारने के लिए नए नए प्लान्स बनाने में जुटे हुए थे। भार्गव परिवार की इकलौती वारिस के साथ रिश्ता उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था, लेकिन जिस जैकपॉट को वे सारिका समझ रहे थे, वह उनके हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा था। दरअसल आलोक जी और राज को अब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि असली राजकुमारी निराली है, जो भार्गव परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी है। उन्हें लगता था कि सारिका से रिश्ता जोड़कर वे अपने वित्तीय संकट का हल निकाल लेंगे, लेकिन अब सारा समीकरण बिगड़ चुका था, और उनके सामने जो हकीकत आई थी वह उन्हें भीतर तक झकझोर गई। सुप्रिया जी को आलोक जी और राज के चेहरे के बदले भाव देखकर लगा कि अब सही समय आ गया है कि निराली का नाम शादी के लिए सुझा दिया जाए। उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर निराली की शादी राज से कर दी जाए तो शायद दोनों परिवारों का भला हो सकेगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने को हुई, आदित्य जी की सख्त नज़रों ने उन्हें रोक दिया। आदित्य जी का ये साफ इशारा था कि निराली के लिए उनकी पहली और आखिरी पसंद निर्वाण ही है। शाम को जो बातचीत हुई थी उसमें आदित्य जी ने ये साफ कर दिया था कि निराली और निर्वाण का रिश्ता ही उन्हें सही लगता है। सुप्रिया जी ने तुरंत अपनी जुबान को रोक लिया और आलोक जी और राज की ओर एक बार देखकर चुपचाप अपना खाना खाती रहीं। आलोक जी और राज के चेहरे पर छाई हुई मायूसी और निराशा को देखकर वहां मौजूद बाकी लोगों को भी यह बात समझ में आ रही थी कि उनकी उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। आदित्य जी, जो आमतौर पर बहुत ही सख्त और सीधे व्यक्तित्व के इंसान थे, ने भी आलोक जी और राज से अच्छे से पेश आना ही उचित समझा, क्योंकि वे उनके घर के मेहमान थे। हालांकि दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता नहीं था, फिर भी आदित्य जी ने शालीनता बरतते हुए माहौल को सहज बनाए रखा। आदित्य जी ने गंभीरता से आलोक जी की ओर देखा, जैसे उन्होंने आलोक जी के मन में चल रही तमाम योजनाओं को पहले ही भांप लिया हो। उनकी इस नज़र से आलोक जी भी थोड़ा असहज महसूस करने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए सामान्य बने रहने की कोशिश की। कुछ देर बाद सभी ने खाना खत्म किया। आदित्य जी ने आलोक जी से विनम्रता से बात की, लेकिन उनके हर शब्द में एक ठहराव और शालीनता थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वे किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं हैं। भोजन के बाद सभी लोग एक एक करके उठे और अपने अपने कमरों की ओर चले गए, क्योंकि सभी दिन भर की थकान महसूस कर रहे थे। कमरे में जाते हुए आलोक जी के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। राज के चेहरे पर भी एक अजीब सी उदासी और अफसोस दिखाई दे रहा था। उसे भी यह एहसास हो चुका था कि भार्गव परिवार के साथ उसके लिए जो सपने बुने जा रहे थे वे अब धराशायी हो चुके हैं,
क्या आलोक जी अपने प्लान को यही छोड़ देंगे? क्या होगा जब उन्हें निराली और सारिका की सच्चाई के बारे में पता चलेगा?